हेलो बच्चों, नमस्कार, गुड आफ्टरनून। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सभी? बढ़िया हैं एकदम, बढ़िया हैं, तगड़े हैं बच्चों, एकदम बढ़िया। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अध्याय चल रहा है हमारा कौन सा? पारितंत्र। और इस पारितंत्र में आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, एक बार जरा इस ऑर्डर को देखिएगा। हमें क्या क्या पढ़ना था? हमें उत्पादक पढ़ने थे, पढ़ लिए। उपभोक्ता पढ़ने थे, पढ़ लिए। ऊर्जा प्रवाह पढ़ना था, पढ़ लिया। खाद्य श्रृंखला पढ़नी थी, पढ़ ली। खाद्य जाल पढ़ना था, पढ़ लिया। पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ने थे, पढ़ रहे थे। यानी हमें ये 3 चीजें पढ़नी है। ठीक है जी। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? पारिस्थितिकी पिरामिड जो हम लोग पढ़ रहे थे। 3 प्रकार के होते, मैंने आपको बताया था। ऊर्जा के आधार पर, संख्या के आधार पर, जैव भार के आधार पर, है ना। संख्या के आधार पर हम लोगों ने पारिस्थितिकी पिरामिड पढ़ लिया था। कौन सा? संख्या के आधार पर जो पारिस्थितिकी पिरामिड था वो हम लोगों ने पढ़ लिया था। हम पढ़ रहे थे कौन सा? जैव भार का पिरामिड। ये भी हम लोगों ने बात करी थी। जैव भार का पिरामिड कौन सा सीधा होता है, कौन सा उल्टा होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। जैव भार का पिरामिड कैसा होता है, सीधा होता है कि उल्टा होता है? ज्यादातर सीधे होते हैं। उल्टा कौन सा होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया था। सर, जो जलीय पारितंत्र जो होता है उसमें भी कौन सा? समुद्र का जो पारितंत्र जो होता है वो कैसा होता है? उसमें जैव भार का पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। यहां तक की बात सभी को याद है? यहां तक की बात क्लियर है? जलीय पारितंत्र में स्पेसिफिकली किसमें? समुद्र में पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। क्योंकि यहां पर उत्पादक कौन होते हैं? सूक्ष्म जीव होते हैं। कौन? पादप पलवक होते हैं, जिनका जैव भार कैसा होता है? कम होता है। क्या यहां तक की आपने टीचर स्लाइड पढ़ने के बाद में यहां तक की बात आपको समझ में आ गई थी? यहां तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, यहां तक की बात हम ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां तक की बात क्लियर है बेटा सभी को? गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। जल्दी से मुझे बताइए, यहां तक की बात सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं था? याद है जलीय पारितंत्र में समुद्र के जैव भार का पिरामिड कैसा था? सर, उल्टा था। वहीं अगर याद करिए, मैंने आपको झील का बताया था। झील में कैसा था, याद आ रहा है? झील में कैसा था? सभी को याद आ रहा है? झील में कैसा था? झील में कैसा था? झील में कैसा था? तर्करूपी था, पैराडॉक्स था। याद आ रहा है? झील में कैसा था? तर्करूपी था, पैराडॉक्स था। याद आ रहा है? सभी को याद आ रहा है? बहुत बढ़िया, स्पिंडल शेप था। बहुत बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे टॉपिक जो आता है वो आता है, नेक्स्ट टॉपिक जो आते हैं वो 2 टॉपिक आते हैं। एक आता है खड़ी फसल, जिसको हम स्टैंडिंग क्रॉप बोलते हैं, और एक टॉपिक आता है वो होता है हमारा खड़ी अवस्था या स्थायी अवस्था। ये 2 शब्द हैं। कौन सा? एक ये शब्द है और एक ये शब्द है। खड़ी फसल और खड़ी अवस्था या स्थायी अवस्था। अब ये क्या है? खड़ी फसल क्या है, खड़ी अवस्था क्या है? बहुत सीधे सीधे शब्दों में यहां पर चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। ध्यान से सुनिएगा, यहां से प्रश्न पूछा गया है। नीट में 2023 में भी प्रश्न आया है, 24 में भी प्रश्न आता है, आया था। मतलब 24 में प्रश्न जो था वो प्रोडक्टिविटी से आया था। चलिएगा, देखिएगा बेटा, यहां पर मैंने आपसे बोला कि भाई ये मेरा खेत है। अगर मेरे खेत की बात कर रहा हूं तो क्या मैं एक निश्चित क्षेत्र की बात कर रहा हूं? क्या मैंने एक निश्चित क्षेत्र की बात करी? मैंने बोला ये मेरा खेत है, 1 बीघे का खेत है। ठीक है, यानी मैंने एक निश्चित क्षेत्र की बात करी। हाँ जी, आज मैंने यानी एक निश्चित समय पर, एक इकाई समय पर, एक निश्चित समय पर मैंने क्या किया? मैंने यहां जाकर जितनी भी मेरी फसल थी, जितनी भी फसल मैंने यहां पर बो रखी थी, मान लो गेहूं की फसल बो रखी है, सारे के सारे गेहूं के पादपों को लिया और इस यंत्र में डाल दिया। किस में डाला? इस यंत्र में डाल दिया। इस यंत्र का नाम जो है वो है क्या? बॉम्ब कैलोरीमीटर। क्या नाम है? बॉम्ब कैलोरीमीटर। अब ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर जो होता है, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या पता करेंगे? सर, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम कुल कार्बनिक पदार्थ क्या पता करते हैं? कुल कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं वो पता कर लेते हैं। किससे? इस बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये जो यंत्र जो आपको दिखाई दे रहा है, ये जो बॉम्ब कैलोरीमीटर, ये जो आपको यंत्र दिखाई दे रहा है जिसपे लिखा भी हुआ है बॉम्ब कैलोरीमीटर, इस यंत्र से हम क्या पता करते हैं? इस यंत्र से हम कुल कार्बनिक पदार्थ पता कर लेते हैं। अब आप मुझे बताएंगे, अगर मैंने कुल कार्बनिक पदार्थ पता कर लिया, यानी मैंने क्या पता कर लिया? जल्दी से मुझे बताइए, मैंने क्या पता कर लिया? क्या मैं बोल सकता हूं मैंने जैव भार पता कर लिया? सोचिए, अगर बॉम्ब कैलोरीमीटर से मैंने उस जगह पर, ये मेरी फसल थी,
ये एक निश्चित क्षेत्र था, ये मेरी यहां पर फसल उगा रखी थी मैंने आज बॉम्ब कैलोरीमीटर ले गया मैं, और मैंने यहां पर जितनी भी फसलें थी उन सारी फसलों को काट काट कर यहां पर डालता गया, और डालने के बाद मैंने उस जगह की क्या पता कर ली, कुल कार्बनिक पदार्थ पता कर लिया। हाँ सर, तो वो जो कुल कार्बनिक पदार्थ है यानी वो क्या है सर, जैव भार है। क्या पता कर लिया मैंने, जैव भार, क्योंकि जैव भार क्या होता है, बायोमास क्या होता है सर, कुल कार्बनिक पदार्थ जो होता है उसी हम क्या बोलते हैं, जैव भार बोलते हैं। इतनी सी बात समझ में आ गई है। तो अब आप मुझे बताइएगा, इस बॉम्ब कैलोरीमीटर से एक निश्चित क्षेत्र पर निश्चित समय पर बॉम्ब कैलोरीमीटर से क्या मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से एक निश्चित समय पर इस निश्चित क्षेत्र में जैव भार पता कर सकता हूं, इस जगह का, इस क्षेत्र का मैं जैव भार पता कर सकता हूं कि नहीं पता कर सकता? दिमाग लगाइए फटाफट। क्या मैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से इस निश्चित जगह पर जो भी जितनी भी फसल मिल रही है इस जगह का मैं जैव भार पता कर सकता हूं कि नहीं पता कर सकता इस यंत्र से? और वो जैव भार जो मुझे पता लगेगा कि इतना किलोग्राम यहां पर जैव भार मिल रहा है, वो जैव भार उस निश्चित क्षेत्र पर एक इकाई समय पर इस यंत्र के द्वारा पता किया गया जैव भार क्या कहलाएगी, उस जगह की खड़ी फसल कहलाएगी। खत्म खल्लास। ध्यान से सुनेंगे तो चीज समझ में आएंगी, बाकी इलॉजिकल प्रश्न पूछेंगे तो भैया देखो सीधी सी बात है, रोज आकर यही चीज मैं बताता हूं, है ना। ध्यान से सुनेंगे तो चीज समझ में आ गई। अब आपके मन में प्रश्न आएगा, सर कैसे पता करेंगे, सर ये यंत्र कैसे काम करता है? ये आपके सिलेबस में नहीं है। ये हायर क्लासेस में जब आप जाते हैं तो वहां पर आप इन यंत्रों के बारे में जानकारी लेते हैं कि ये यंत्र कैसे काम करते हैं, ये यंत्र किस प्रकार कार्य करते हैं, तो ये हायर क्लासेस में जाकर पता लगता है। ठीक है, तो इस क्लास में यानी हम बोलेंगे इस कोर्स के अकॉर्डिंग, ये सिलेबस के अकॉर्डिंग हमें सिर्फ इतनी सी चीज समझ में आनी चाहिए कि बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम क्या पता लगा लेते हैं, कुल कार्बनिक पदार्थ पता लगा लेते हैं। अब हम भैया सीधी सी बात है, मेरी फसल थी या तुम्हारी फसल थी, तुमने एक जगह तुम्हारी फसल उग रही थी, यानी तुमने एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय पर जाकर इस यंत्र की सहायता से इस जगह का जैव भार पता कर लिया। वो जैव भार इस जगह की क्या कहलाएगी, खड़ी फसल कहलाएगी। खत्म। ठीक है, डन। इतनी सी बात है। अब जरा खड़ी फसल की जो डेफिनेशन या जो बिंदु लिखे गए हैं एक बार जरा इनको मेरे साथ भी पढ़िए, जरा साथ साथ मेरे साथ पढ़ते भी जाइए क्या लिखा हुआ है। किसी पारिस्थितिकी तंत्र में यानी पारितंत्र में प्रति इकाई क्षेत्रफल में यानी एक निश्चित क्षेत्रफल, एक निश्चित क्षेत्र है, वहां पर इकाई समय में यानी एक यूनिट टाइम पर यानी एक निश्चित समय में उपस्थित, क्या उपस्थित, कार्बनिक पदार्थ की कुल मात्रा। किसकी मात्रा? कुल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा। उस जगह पर उस समय पर मिलने वाले टोटल कार्बनिक पदार्थ की मात्रा क्या कहलाएगी? खड़ी फसल कहलाती है या खड़ी फसल कहते हैं। लो जी, सिंपल सी बात है। यहां तक की बात समझ में आ गई है। ठीक है, अब बात आ रही है सर इस खड़ी फसल का एक और नाम भी होता है। इस खड़ी फसल को हम स्थित शस्य भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? स्थित। यानी वो फसल जो वहां पर जीवित है, खड़ी है मतलब जो जीवित वहां पर फसल है, स्थित है। ठीक है, अब उसको हम क्या करेंगे सर? मापेंगे। जो स्थित शस्य जो होएगी यानी खड़ी फसल जो होएगी उसमें जो भी जैविक पदार्थ हैं यानी कार्बनिक पदार्थ है उसको हम कहां पर नाप रहे हैं? एक क्षेत्र में, एक समय में मापा जाएगा। हाँ जी, डन। इतनी सी बात समझ में आ गई। किससे मापा जाएगा सर? ये जो खड़ी फसल का ये जो भार जो होएगा जिसको हम अभिव्यक्त करेंगे भार के रूप में कि इतना भार यहां पर मिल रहा है या इतना जैव भार यहां पर मिल रहा है, बायोमास यहां पर मिल रहा है, ये हम पता लगाते किससे? बॉम्ब कैलोरीमीटर से नापते हैं, ये मापते हैं। अब बताओ, इतनी सी बात थी, क्या कंफ्यूजन था यहां पर? अब सर यहां पर जीवित क्यों लिखा? क्योंकि बेटा वो एक सजीव के अंदर मिल रहा है कार्बनिक पदार्थ। हम यहां पर किसके अंदर नाप रहे हैं सर? हम उस पेड़ को लेंगे, उसके अंदर नापेंगे, है ना। वो जो पेड़ जो होगा उसके अंदर मापेंगे। और वो पेड़ सजीव था कि नहीं था? मर गया था क्या? या मृत था, पहले से मरा हुआ था? नहीं,
एक सजीव पेड़ है, हमने उसके अंदर कार्बनिक पदार्थ मापा है, हमने पता कर लिया। ठीक है, डन, क्लियर है यहां तक की बात। चले आगे बढ़ते हैं। अब आप मुझे बताइए, अगर मैंने यहां पर इस फसल के अंदर, जो यहां फसल उग रही है उसके अंदर, अगर मैंने कार्बनिक पदार्थ अगर पता कर लिया बॉम्ब कैलोरीमीटर से, क्या पता कर लिया? कार्बनिक पदार्थ अगर मैंने बॉम्ब कैलोरीमीटर से पता कर लिया तो क्या बच जाएगा? दिमाग लगाएंगे जरा जल्दी से। अगर मैं कार्बनिक पदार्थ पता कर लूंगा तो वहां पर उस फसल में क्या बच जाएगा? बचा हुआ भार किसका होगा? सोचो, एक पत्ती है, उस पत्ती को हमने तोड़ा, उस पत्ती के अंदर टोटल भार जो होगा वो क्या कहलाएगा? नम भार कहलाएगा, जिसमें कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है, जल भी है। हमने उस पत्ती को सुखा दिया था, जल निकल गया था, क्या कहला रहा था? शुष्क भार। उस शुष्क भार में कार्बनिक भी है, अकार्बनिक भी है। अब कार्बनिक अगर हमने पता कर लिया तो अकार्बनिक का भार पता करने के लिए उस पत्ती को हमने जलाया था। हाँ सर, जलाने से कार्बनिक पदार्थ सारा का सारा खत्म। हाँ जी, तो जो बच जाएगा वो क्या होएगा? अकार्बनिक पदार्थ। तो जरा सोचिए, इस यहां पर जो फसल जो है, उस फसल का हमने टोटल जैव भार पता कर लिया। उस फसल का जो जैव भार हमें मिला वो उस जगह की उस समय पर मापी गई, क्या कहलाएगी? खड़ी फसल कहलाएगी। हाँ सर, खड़ी फसल कहलाएगी, इस यंत्र से मापी जाएगी। जो बच जाएगा क्या? अकार्बनिक पदार्थ। वो टोटल अकार्बनिक पदार्थ का भी तो भार होगा कि नहीं होएगा? तो वो जो अकार्बनिक पदार्थ वहां पर होगा उस फसल के अंदर, उसका भार जो होएगा उसको हम किससे दर्शाते हैं? खड़ी अवस्था से दर्शाते हैं, या स्थायी अवस्था से दर्शाते हैं। तो स्थायी अवस्था क्या होती है? किसी पारिस्थितिकी तंत्र में मृदा में विद्यमान पोषकों या अकार्बनिक पदार्थ जैसे ये आदि की कुल मात्रा स्थायी अवस्था कहलाती है। अब आपने इस फसल, आपने देखा कि भैया मेरी यहां पर फसल उग रही थी, ये मैंने यहां पर फसल उगा रखी थी, ये मैंने यहां पर फसल उगा रखी थी। मान लो ये 3 पेड़ उगा रखे थे। हाँ जी, उगा लिए। हाँ जी, उगा लिए। उगाने के बाद मैंने इनके अंदर कार्बनिक पदार्थ पता कर लिए। हाँ जी, पता कर लिए। अब मैंने भाई साहब इसको जला दिया। क्या कर दिया? मैंने इनको जला दिया। जलाने के बाद क्या होगी? राख होगी। उस राख के अंदर क्या है? अकार्बनिक पदार्थ। वो अकार्बनिक पदार्थ किसके अंदर है? मृदा के अंदर गए। तो हम मृदा का अध्ययन करेंगे। किसका अध्ययन किया हमने? मृदा का, कि मृदा में कितना अकार्बनिक पदार्थ मिल रहा है। पेड़ के अंदर नहीं, जलाएंगे तभी तो पता लगाएंगे ना वजन। बॉम्ब कैलोरीमीटर से थोड़ी ना पता लगाएंगे, जलाएंगे। पहले सुखाया फिर जला दिया, तो जो जलेगा वो अकार्बनिक पदार्थ किस में गया? मृदा में। तो मिट्टी के अंदर हम उस मिट्टी के अंदर अकार्बनिक पदार्थ का वजन जब पता करेंगे तो वो उस जगह की क्या कहलाएगी? सर, स्टैंडिंग स्टेट कहलाएगी, स्थायी अवस्था या खड़ी अवस्था कहलाएगी। तो वर्ड पढ़ा, जरा ध्यान से पढ़। किसी पारितंत्र में मिट्टी में विद्यमान का मतलब उपस्थित, मिट्टी में उपस्थित अकार्बनिक पदार्थ जैसे कार्बन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, कैल्शियम, ये जितने भी खनिज जो होते हैं, इनकी कुल मात्रा जो होएगी, वो जो भार जो हमें पता लगेगा इनका, वो क्या कहलाएगी? उस जगह की स्थायी अवस्था कहलाएगी। डन। तो बिल्कुल बेसिक लैंग्वेज में अगर हम आपसे क्वेश्चन पूछें, खड़ी अवस्था में क्या पता लगाते हैं? टोटल कार्बनिक पदार्थ। और खड़ी अवस्था में क्या पता लगाते हैं? टोटल अकार्बनिक पदार्थ। सिंपल सी बात समझ में आई, या ये भी ऊपर से चली गई है? इतनी सी बात समझ में आई, बिल्कुल बेसिक सी, कि एक जगह है, यहां पर इस जगह के अंदर जो फसल उग रही है उसमें कार्बनिक पदार्थ पता लगाना, इस जगह का कार्बनिक पदार्थ पता लगाना, इस जगह पर जो भी फसलें उग रही है उन सब का कार्बनिक पदार्थ पता लगा लेना, क्या कहलाएगा? उस जगह की खड़ी फसल। और अकार्बनिक पदार्थ पता लगाना, उस जगह की क्या कहलाएगी? खड़ी अवस्था कहलाएगी। डन। कार्बनिक पदार्थ पता लगाने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का यूज में लिया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखना। बॉम्ब कैलोरीमीटर से हम किसका पता लगाते हैं? सर, कार्बनिक पदार्थ का पता लगाते हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यहां तक की बात अगर आपको समझ में आ गई है तो अब मैं आपसे 3 प्रश्न पूछने वाला हूं, जरा ध्यान से सुनना। पहला प्रश्न, अच्छा, 3 प्रश्न पूछने से पहले एक वर्ड में आपको बता देता हूं। एक वर्ड में आपको बता देता हूं। कहां गया? हाँ, ये जगह खाली है, ठीक है। एक वर्ड में आपको बता देता हूं, जैव विभव, बायोटिक
पोटेंशियल। देखो ये वर्ड आप लोगों ने फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी पढ़ा है, ये पोटेंशियल सभी पढ़ते हो ना, सभी पढ़ते हो ना, ये विभव, ये पोटेंशियल, ये फिजिक्स में भी आता है, केमिस्ट्री में भी आता है, बायो में भी तो आएगा ना, ऐसे थोड़ा ना है। अब जरा सोचिए, अगर मैं इसको ना ही फिजिक्स ना ही केमिस्ट्री ना ही बायो में सिंपल अगर इसका मीनिंग पता करना चाहूं इंग्लिश की टर्मिनोलॉजी में, इंग्लिश में पोटेंशियल का मतलब क्या होता है, मैंने बोला यार ये बच्चा बड़ा पोटेंशियल है यार, इसके अंदर बहुत ही ज्यादा पोटेंशियल है कि ये आगे चलकर कुछ कर सकता है, तो इसका मतलब क्या हुआ, पोटेंशियल का मतलब क्या हुआ, काबिलियत, क्षमता, यही बोलेंगे ना, पोटेंशियल विभव। यहां पर पोटेंशियल का मतलब क्या हो गया, एक तरीके से क्षमता हो गई, काबिलियत हो गई है, एबिलिटी हो गई है, बोल सकता हूं कैपेसिटी हो गई है, क्षमता, कैपेसिटी, एबिलिटी, क्षमता, ठीक है, ये सारे मीनिंग समझ में आते, ओके जी। अब यहां पर बायोटिक पोटेंशियल में जैव, बायोटिक का मतलब क्या होता है सर, सजीव, यानी जैव विभव का मतलब क्या हुआ, सजीव की क्षमता, किस चीज की क्षमता, जनन करने की क्षमता, क्या करने की क्षमता, जनन करने की क्षमता, किसकी, जनन करने की क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विभव बोलते हैं, या संतान उत्पन्न करने की जो क्षमता जो होती है उसको हम क्या बोलते हैं, जैव विभव बोलते हैं। इतनी सी बात आपको समझ में आई है, इतनी सी बात समझ में आई है, इतनी सी बात आपको समझ में आई है। जैव विभव का मतलब क्या होगा, जनन करने की क्षमता, जैव विभव का मतलब क्या होगा, संतान उत्पन्न करने की क्षमता। क्लियर है, डन, क्लियर है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मैंने बोला एक युगल जोड़ा है ए बी, उसके 10 बच्चे, एक युगल जोड़ा है ए डैश बी डैश, उसका एक बच्चा, किसका जैव विभव ज्यादा है, किसका जैव विभव ज्यादा है, यहां पर इस जोड़े का जैव विभव ज्यादा है कि इस जोड़े का जैव विभव ज्यादा है, जरा सोचिए। ए बी मम्मी पापा के 10 बच्चे, ए डैश बी डैश ये भी मम्मी पापा, इसका एक बच्चा, किसका जैव विभव ज्यादा था, सर इसका जैव विभव जो है वो ज्यादा है। यानी हम जैव विभव को किस आधार पर मूल्यांकित कर रहे हैं, संख्या के आधार पर देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं, देख रहे हैं ना। अरे भैया अगर जनन करने की क्षमता ज्यादा है, जैव विभव ज्यादा है, तो संख्या संतान की ज्यादा है, सिंपल। तो हम जैव विभव में क्या बात कर रहे हैं, संख्यात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं, संख्यात्मक मूल्यांकन कर रहे हैं। हाँ जी, किस चीज का एनालिसिस कर रहे हैं, संख्या का एनालिसिस कर रहे हैं कि हाँ भैया इनकी संख्या ज्यादा, इसके बच्चे ज्यादा पैदा हो रहे हैं, यानी इसका जैव विभव ज्यादा, यानी जैव विभव में हम क्या देख रहे हैं, बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता, या कितने ज्यादा बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, कितनी संख्या में बच्चे उत्पन्न कर सकते हैं, वो क्या कहलाएगा, जैव विभव। हमने बोला किसी जीव का जैव विभव ज्यादा या किसी जाति का जैव विभव ज्यादा, यानी वो ज्यादा से ज्यादा बच्चे उत्पन्न करने की क्षमता रखता है। किसी का जैव विभव कम है, यानी वो ज्यादा बच्चे पैदा नहीं कर पा रहा है। अब तुमसे सिंपल सी बात बोलूं, मैंने बोला एक जीवाणु और एक हाथी है, किसका जैव विभव ज्यादा, तुम सीधा आंसर दोगे सर जीवाणु का जैव विभव ज्यादा है, क्योंकि उसके अंदर जनन करने की क्षमता ज्यादा है। कुछ सेकंड्स में ही हजारों, क्या कुछ सेकंड्स में ही लाखों, कुछ सेकंड्स में ही क्या बन जाते, जीवाणु बन जाते हैं। वहीं हाथी में जैव विभव कंपैरेटिवली कम है, जहां पर लगभग 2 साल में एक बच्चा पैदा हो रहा है, तो जैव विभव किसी जाति का ज्यादा होता है, किसी जाति का कम होता है। इतनी सी बात, सिंपल सी बात, समझ में आ गई, कोई तकलीफ नहीं थी। जल्दी से प्रश्न का आंसर देंगे। पहला प्रश्न, मिश पटेल, ध्यान से सुनना, मिश पटेल कैसे क्वेश्चन आएगा, संख्या का पिरामिड किस प्रक्रिया को दर्शाता है। तीन प्रकार के पिरामिड पढ़ने हमने, पहले संख्या का पिरामिड पढ़ा, दूसरा जैव भार का पिरामिड, जैव भार का पिरामिड किस प्रक्रिया को दर्शाता है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी। जैव विभव
उत्पादकता, खड़ी फसल, खड़ी अवस्था, चलो जी आंसर लगाइएगा बेटा जल्दी से। सर जी इंसानों में किसका विभव ज्यादा होता है? सर आपने ऊर्जा का पिरामिड नहीं बताया, अभी बताने वाला हूं बेटा, अभी बताऊंगा। सर जी इंसानों में किसका विभव ज्यादा होता है? भोंदू पनेगा जैसे तुम हो, तो तुम जैसे और भी कई हैं। डॉक्टर एनएसपी छोड़ाऊं तेरे को राजस्थान में। हाँ भाई आंसर लगाएंगे। वेल डन अंकिता शर्मा, बहुत बढ़िया। मोहम्मद अजीम, अजीत सिंह, ममता भारती, फिर से सोचो। नहीं ममता भारती बिल्कुल सही है। सुनीता, जे चौधरी, विशाल खुशवा, भोंदूलाल। हाँ जी कालू, जब बात कालू। सर मेरी हेल्थ सही नहीं है, तो सही करो बेटा, सही करिए, तबीयत सही करिए, जरूरी है, बिना तबीयत सही के कैसे काम चलेगा। वेल डन प्रीति सुमन, बहुत बढ़िया। देखो संख्या का पिरामिड किस प्रक्रिया को दर्शाता है, ये तुमने डेफिनेटली आंसर दे दिया होगा। क्यों? क्योंकि सर आपने अभी अभी एक कंसेप्ट बताया था। क्या आपने ये बोला था कि जैव विभव जो होता है उसमें हम संख्यात्मक मूल्यांकन करते हैं, यानी संख्या देखते हैं। अब मैंने आपसे बोला कि संख्या का पिरामिड जो था वो किस चीज को दर्शा रहा है। हम देख रहे थे घास जो थी 60 लाख या 58 लाख के आसपास 1 किलोमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल एरिया में क्या मिल रही थी सर? 58 लाख के आसपास घास थी, है ना। लगभग 3 लाख के आसपास खरगोश थे, लगभग 75,000 के आसपास क्या थे सर? लोमड़ी थी, लगभग 3 के आसपास क्या थे? शेर थे। यहां पर हम क्या देख रहे थे? संख्या देख रहे थे ना। और अगर हम संख्या देखते हैं तो कौन सी संख्या के पिरामिड जो होते हैं वो कौन सी प्रक्रिया को दर्शाते हैं कि जीव जो है उसका विभव कितना है, वो कितनी ज्यादा संतान पैदा कर सकता है। यानी संख्या का पिरामिड किस चीज को दर्शाता है सर? जैव विभव को दर्शाता है, जीवों के जनन करने की क्षमता को दर्शाता है। ये लगाया था आप सभी ने आंसर, बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट, अब यहां पर आपने कर दी गलती। कई बच्चों ने जैव भार के पिरामिड में कर दिया उत्पादकता। कर दिया ना? हां सर कर दिया। अब आप मुझे बताइएगा जैव भार में आप अगर उत्पादकता कर रहे हैं, जरा सोचिए, एक पेड़ को अगर मैं खा रहा हूं, बांगड़ूलाल जरा ध्यान से सुनना, जिन्होंने इसका आंसर ये किया था, क्या बी किया था, जिन्होंने इसका आंसर बी किया था, आंसर इसका सी है। हो सकता है आपने नंबरिंग गलत कर दियो, या जिन्होंने भी इसका आंसर अगर बी किया था वो जरा ध्यान से सुनना। मान लो एक पेड़ है, उस पेड़ को मैंने खा लिया। अब पेड़ को अगर मैं खाऊंगा तो पेड़ के साथ उस पेड़ का कोई भाग मैंने खाया। मान लो मैंने सेब खा लिया है भाई। क्या खा लिया? ये देखो, ये मैंने लिया, एक कहा है, ये रहा सेब, ठीक है। ये सेब लिया और खा लिया। हा खा लिया। क्या आ गया मेरे अंदर? क्या आ गया मेरे अंदर सर? सेब गया। उस सेब के अंदर क्या था? कार्बनिक पदार्थ था। हाँ सर था ना? गया कार्बनिक पदार्थ? हाँ सर गया। नहीं था कि इसके अंदर कार्बनिक पदार्थ होगा ना भाई। इसके अंदर कोशिकाएं हैं। हाँ सर, प्लांट का भाग है ना, इसके अंदर कोशिकाएं होंगी, पादप कोशिका। उस कोशिका के अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, लिपिड्स ये होंगे, विटामिन होंगे। हाँ, न्यूक्लिक अम्ल होएगा। हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ होएगा ना? हाँ सर, कार्बनिक पदार्थ जा रहा है। अकार्बनिक भी तो जा रहा है क्या? इसके अंदर कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, फॉस्फेट ये सारी चीजें नहीं होंगी? अकार्बनिक भी तो होएगा ना, वो भी तो जा रहा है। अब आप मुझे बताइएगा, मेरे अंदर कार्बनिक भी जा रहा है, अकार्बनिक भी जा रहा है, यानी मेरे अंदर जो उत्पाद जा रहा है,
जो मैंने खाया, जो प्रोडक्ट मैंने खाया, उसमें कार्बनिक और अकार्बनिक भी जा रहा है। जैव भार के पिरामिड में हम किसकी बात करते हैं? केवल कार्बनिक पदार्थ की बात करते हैं ना। जैव भार क्या होता है? बायोमास क्या होता है? कुल कार्बनिक पदार्थ। तो जैव भार के पिरामिड में हम उत्पादकता की बात करेंगे। अरे उत्पादकता में तो कार्बनिक भी जाता है, अकार्बनिक भी जाता है। तो क्या हम उत्पादकता की बात करेंगे या खड़ी फसल की बात करेंगे? सर खड़ी फसल, व्हाट इज खड़ी फसल? क्या थी खड़ी फसल? कौन थी खड़ी फसल? कुल कार्बनिक पदार्थ का मिलना एक जगह पर क्या कहलाती है? खड़ी फसल कहलाती है। यानी जैव भार के पिरामिड में हम किसकी बात करेंगे सर? खड़ी फसल की बात करेंगे, उत्पादकता की बात नहीं करेंगे। क्योंकि उत्पादकता के अंतर्गत सर ऑर्गेनिक मैटर भी जाता है और इनऑर्गेनिक मैटर भी जाता है। उत्पादकता के अंतर्गत उत्पाद जो जाता है एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर में, वो कार्बनिक भी जाता है और अकार्बनिक भी जाता है। क्या ये चीज समझ में आ गई? राधे श्याम। हाँ जी बोलिए। वेल डन दीपिका, बहुत बढ़िया। क्या ये दो चीज समझ में आ गई? समझ में आ गया मिश पटेल? चलो जी डन। ये बेटा हमारा समाप्त हो गया है। क्या ये हमारा जैव भार का पिरामिड समाप्त हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट तीसरे पिरामिड पर आते हैं। और तीसरा जो पिरामिड होता है वो होता है ऊर्जा का पिरामिड। बेटा ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता है, क्योंकि एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में हमेशा ऊर्जा जो है वो खर्च होती है। ठीक है, और कितनी? ध्यान से देखिएगा, चीज को समझने की कोशिश करिएगा। एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था लिंडमैन। क्या? एक वैज्ञानिक जिनका नाम है लिंडमैन, जिन्होंने एक नियम दिया था जिसका नियम का नाम क्या था? 10% का नियम। इन्होंने क्या बोला कि अगर यहां पर अगर मैं घास की बात करूं कि मान लो यहां पर घास है और टोटल घास के अंदर मान लो 10,000 जूल एनर्जी है। अब घास को किसने खाया? खरगोश ने। अब खरगोश ने मान लो सारी की सारी घास खा ली। यहां पर मान लो यहां पर 75,000 क्या थे? खरगोश थे। सॉरी 3 लाख के आसपास खरगोश थे और वो लगभग 58 लाख घास को खा लिया। मान लो खा लिया। हाँ सर। सारी घास चली गई। हाँ सर। यानी 10,000 एनर्जी इन खरगोश के अंदर जाएगी। 10,000 जूल जो एनर्जी है खरगोश में जाएगी। क्या सारी की सारी एनर्जी खरगोश के अंदर रहेगी या उस एनर्जी का 90% पोर्शन वो यूज में ले लेंगे? हाँ जी बताओ। सर स्टैंडिंग स्टेट नहीं पढ़ना है सर जी। विपिन रावत, क्या मैंने स्टैंडिंग स्टेट आपको नहीं पढ़ा दिया सर जी? हाँ जी, क्या बोला मैंने? यहां से यहां एनर्जी जा रही थी 10,000। क्या सारी की सारी एनर्जी जो है वो खरगोश के अंदर होगी? कि यहां से 10,000 जा रही थी तो खरगोश के अंदर क्या 10,000 जूल एनर्जी मिलेगी, या उस 10,000 में से 9,000 जो एनर्जी जो होगी वो यूटिलाइज करेगा ये खरगोश अपनी क्रिया विधि में, अपनी उपापचय क्रियाओं में? सोचो, क्या यहां से यहां जो उत्पाद जा रहा था घास से, जो उत्पाद खरगोश में जा रहा था, खरगोश से जो उत्पाद यहां पर लोमड़ी में जा रहा था, लोमड़ी से उत्पाद जो यहां पर शेर में जाएगा, वो उत्पाद जो होगा उस उत्पाद के अंदर कार्बनिक पदार्थ भी होएगा और अकार्बनिक पदार्थ भी होएगा। ऊर्जा जो जा रही है, उत्पाद जो यहां पर जा रहा है ऊर्जा के रूप में, क्या वो ऊर्जा 100 की 100% जा रही है? नहीं सर, 90% जो है वो अपने कार्यों में यूज में आती है। डन। अब यहां से 10,000 में से 9,000 तो ये खुद यूज में ले लेगा। कितनी बचेगी इसके अंदर? 10,000, सॉरी 1,000। कितनी बच गई? 1,000। 9,000 इसके अंदर खर्च हो गई। अब ये 1,000 जो खरगोश के अंदर एनर्जी है, इन खरगोश को जब लोमड़ी खा लेगी तो लोमड़ी के अंदर 1,000 गई। उस 1,000 में से 900 जूल एनर्जी लोमड़ी ने खर्च कर दी। कितनी बच गई लोमड़ी के अंदर? मात्र 100 जूल एनर्जी बच गई। अब लोमड़ी को जब शेर खाएगा तो शेर के अंदर कितनी जाएगी सर? 100 जूल एनर्जी जाएगी। 100 जूल में से शेर जो है वो कितनी खर्च कर देगा सर? 90 जूल जो है वो खर्च कर देगा। कितनी बच जाएगी? 10 जूल रह जाएगी इसके अंदर। तो एक तरीके से देखे, एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में ऊर्जा का कितना मान जा रहा है? ओनली 10% ही तो गया। रिमेनिंग 90% तो यूटिलाइज हो गया है।
कितना जा रहा है? 10% ही तो जा रहा है, यानी कितना? 10% एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में जाता है। कभी भी ऊर्जा का पिरामिड उल्टा नहीं होता है, याद रखना। हाँ जी, कभी भी ऊर्जा का पिरामिड कभी भी क्या नहीं होता बेटा? उल्टा नहीं होता है। ठीक है, तो विशाल कुशवाहा, यहां तक की बात समझ में आ गई है? सर हमने तो सेकंड आंसर दिया था, आपने मेरे को भोंदूलाल बोल दिया। कोई बात नहीं। एप्पल खाएगा? 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 एप्पल खाएगा? चलो जल्दी से मुझे बताओ, यहां तक की बात समझ में आ गई? कोई तकलीफ नहीं, आराम से चीज समझ में आ गई है। ऊर्जा के पिरामिड जो होते हैं, ऐसे ऊर्जा के जो पिरामिड जो होते हैं वो कभी भी उल्टे नहीं होते हैं। अब आप मुझे बताइएगा, इस ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? शीर्ष उपभोक्ता के पास कि उत्पादक के पास? उत्पादक के पास। जैसे जैसे पोषक स्तर बढ़ता जाएगा ऊर्जा कम उपलब्ध होएगी। जैसे 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 यहां पर खाद्य श्रृंखला बढ़ती जाएगी, पोषक स्तर बढ़ते जाएंगे, ऊर्जा का मान कम होता जाएगा, ऊर्जा कम उपलब्ध होगी। हमने पहले भी पढ़ा था। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर सबसे कम ऊर्जा किसके पास होगी? शीर्ष उपभोक्ता के पास होगी। यानी अगर मैं आपसे पूछूं कि पारिस्थितिकीय रूप से सबसे वीक कौन है, ऊर्जा के आधार पर सबसे वीक कौन है? सर शेर। लेकिन फिजिकली सबसे स्ट्रांग कौन है? शेर। अब जरा सुनना, ध्यान से सुनना। क्या शेर के पास जितनी भी ऊर्जा आई, उस ऊर्जा को उसने खाना भी तो ज्यादा से ज्यादा खाएगा ना। जितनी भी ऊर्जा आ रही है उस ऊर्जा को यूटिलाइज करके उसने प्रोटीन्स बनाए, मसल्स बनाई, बॉडी के अंदर फैट्स बनाए, है ना। यानी फिजिकली तो वो स्ट्रांग होता गया, लेकिन उसके अंदर ऊर्जा का मान क्या आ रहा है? कम आ रहा है। तो अगर हम देखें कि एनर्जेटिकली, एनर्जी के आधार पर यहां पर एनर्जी सबसे कम मिलेगी, लेकिन फिजिकली ये क्या होएगा? सर सबसे ज्यादा क्या होएगा? स्ट्रांग होएगा। ऊर्जा के आधार पर ये सबसे कमजोर होएगा, लेकिन शारीरिक रूप से क्या होएगा? सबसे ज्यादा मजबूत होएगा। जरा एक बार यहां से यहां तक की लाइन को एक बार फटाफट पढ़िए। ऊर्जा पिरामिड सदैव खड़ी अवस्था में होते हैं। ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। खड़ी अवस्था में कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए यहां पर याद रखना, ऊर्जा के पिरामिड सदैव कैसे होते हैं? सीधे होते हैं। क्यों सीधे होते हैं आप समझ सकते हैं। कभी भी उल्टे नहीं होते। ऊर्जा का पिरामिड कभी भी उल्टा नहीं होता, सदैव कैसा होता है? सीधा होता है। कैसे होते हैं? सदैव सीधे होते हैं। ठीक है, आगे लिखा हुआ कभी भी उल्टे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? समझ में आ गया होगा क्यों। क्योंकि ऊर्जा किसी विशेष पोषक स्तर से अग्र पोषक स्तर में पहुंचती है। क्या ऊर्जा जो है एक पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में कम पहुंचती है। तो हर स्तर पर ऊष्मा के रूप में ऊर्जा का ह्रास होता है। हर स्तर पर एनर्जी का कुछ भाग जो है वो लॉस होता है। किस फॉर्म में? हीट के फॉर्म में। ऊर्जा पिरामिड का प्रत्येक स्तंभ उस पोषक स्तर में किसी विशेष समय पर अथवा प्रति इकाई क्षेत्र वार्षिक ऊर्जा का दायित्व करता है। यानी हम यहां पर बात करें कि ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है। अब इधर देखिएगा, इसी क्वेश्चन में मैं आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूं। इसी क्वेश्चन में अगर मैं जय भार हटा दूं और इस क्वेश्चन में मैं आपसे पूछ लूं ऊर्जा का पिरामिड, बताओ ऊर्जा का पिरामिड कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? खड़ी फसल, खड़ी फसल, खड़ी अवस्था। अरे बांगड़ू लाल, यहां पर खड़ी अवस्था नहीं था, मैंने यहां पर सही कर दिया था, कहीं आप खड़ी अवस्था ना कर दो। ऊर्जा का पिरामिड सीधा होता है। खड़ी अवस्था इज डिफरेंट। खड़ी अवस्था में हम क्या देख रहे थे? अकार्बनिक पदार्थ देख रहे थे।
ऊर्जा का पिरामिड जो होता है वो कौन सी प्रक्रिया को दर्शाता है? उत्पादकता को दर्शाता है। क्यों? क्योंकि उत्पादकता के अंतर्गत कार्बनिक भी पदार्थ भी आता है, अकार्बनिक पदार्थ भी आता है। और दोस्त, अगर मैंने इसको खाया, क्या उत्पाद मेरे अंदर गया? हाँ। वो उत्पाद मुझे क्या दे रहा है? वो उत्पाद जो मेरे अंदर आ रहा है मुझे क्या देगा? एनर्जी। तो ऊर्जा का पिरामिड किस चीज को बताता है? उत्पादकता को। ठीक है, समझ में आया? बड़ी ही चालाकी से मैंने थोड़ा थोड़ा खा भी लिया, पूरा प्रैक्टिकल हो गया। चलो, तो ऊर्जा का पिरामिड क्लियर है। याद रखना, इसका कोई अपवाद नहीं होता है। लिंडमैन का 10% का नियम क्या कहता है? इसके अनुसार प्राप्त ऊर्जा के 90% भाग को प्रत्येक जीव अपनी उपापचय क्रियाओं में खर्च कर देता है एवं केवल 10% ऊर्जा ही अगले पोषक स्तर को देता है, जिससे प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा में 90% की कमी आती है। अतः पारितंत्र में शीर्षस्थ उपभोक्ता जैसे शेर पारिस्थितिकीय रूप से सबसे कमजोर होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से सबसे मजबूत होते हैं। क्या इतनी सी बात समझ में आई? लिंडमैन का 10% का नियम क्या बोलता है कि भैया इस पोषक स्तर से अगले पोषक स्तर में मान लो यहां 10,000 जूल अगर ऊर्जा थी, कितनी जूल ऊर्जा थी? 10,000 जूल अगर यहां पर ऊर्जा थी, तो उस 10,000 जूल ऊर्जा में से, उस 10,000 जूल ऊर्जा में से हल 10,000 जूल ऊर्जा में से, कितनी ऊर्जा में से? 10,000 जूल ऊर्जा में से 10 की 10,000 अगर मान लो यहां पर जाती, जो जाएगी नहीं, हमें पता है कितनी जाएगी यहां पर, केवल, अच्छा सॉरी, ये चीज समझ में आई? क्या बोला मैंने यहां पर? वापस से सुनना, इसको एक एग्जाम्पल से देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आएगा। देखो, एक क्वेश्चन है यहां पर, उस चीज को समझिएगा। सूर्य से 10,000 जूल ऊर्जा निकलकर इस खाद्य श्रृंखला पर पहुंचती है, इस खाद्य श्रृंखला पर पहुंचती है। तो बताओ शेर के पास कितनी ऊर्जा होगी? शेर के पास कितनी ऊर्जा होगी? घास, हिरण, और शेर। कितनी निकल रही है? 10,000 जूल। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। जो बच्चे कंसेप्ट जानते हैं अच्छी बात है, जो नहीं जानते उनको मैं बताऊंगा। हाँ जी, सूर्य से 10,000 जूल ऊर्जा निकलकर इस खाद्य श्रृंखला में जा रही है। आपको बताना शेर के पास कितनी ऊर्जा होगी। लगाइए आंसर। लगा दिया। चल, मैक्सिमम बच्चों ने क्या किया होगा? 10,000 यहां से निकाली, 10,000 का 10% जाएगा, यानी कितना हो गया? 1,000। 1,000 का 100, शेर के पास 10। अरे मेरे भाई, घास के पास 10,000 थोड़ी ना है, सूर्य से 10,000 निकली है ना।
सूरज से 10,000 जूल एनर्जी निकली, इतनी यहां से एनर्जी निकल रही है, तो घास के पास 10,000 पहुंच जाएगी। सोचो क्या बोला मैंने क्वेश्चन में बोला सूरज से इतनी एनर्जी निकल रही थी। हाँ सर, इतनी पारितंत्र में जा रही थी। इस खाद्य श्रृंखला में शेर के पास कितनी पहुंचेगी? तो कई बच्चों ने आंसर लगाया होगा, और कई तो ऐसे भोंदूलाल है, सीधा घास के पास 10,000 कर दिया, और फिर यहां से 1,000 कर दिया, और यहां 100 कर दिया। मैक्सिमम बच्चों ने ये आंसर दे दिया। मैं तो चलो सोचा था कि थोड़े से भोंदूलाल होंगे, आप तो बिल्कुल ही बहुत बड़े भोंदूलाल निकले, है ना। सीधा घास के पास 10,000 कर दिया। अरे बांगड़ू लाल, क्वेश्चन तो पढ़, क्या लिखा हुआ है। सूरज से 10,000 निकली है, तो सूरज से अगर 10,000 निकली है तो घास के पास कितनी जाएगी? 10% ना, कितनी? 1,000। और यहां से 10% 100, यहां से 10% 10 होनी चाहिए ना ही ये आंसर है और ना ही ये आंसर है, दोनों गलत है। और जो ड्रॉपर्स है उनको पता होगा कंसेप्ट। जो पहली बार पढ़ रहे हैं, ये चीज 9th क्लास में पढ़ा दी जाती है। अगर आपको याद होती, सीरियसली पढ़े होते, दिमाग में कुछ कुछ चीजें याद रह जाती हैं। याद रखना बेटा, भूल मत जाना, सूर्य से जो प्रकाशीय ऊर्जा जो निकलती है उसका केवल 1% पोर्शन जो होता है वो उत्पादकों के पास प्रकाश संश्लेषण के लिए जाता है। क्या? जितनी भी ऊर्जा सूर्य से निकलती है उसका केवल 1% पोर्शन जो है उत्पादकों के पास जाता है। उसका केवल 1% पोर्शन उत्पादक जो है भोजन बनाने के लिए यूज में लेते हैं। तो 10,000 का केवल 1% जाएगा, और 10,000 का 1% कितना हो जाएगा दोस्त? 100 जूल होएगा। अब इतना तो लगा सकते हो ना, 10,000 का 1% कितना होता है? अगर ये भी नहीं कर पा रहे तो बहुत बहुत बहुत। 10,000 का 1% कितना होता है? 100 जूल। तो बताओ हिरण के पास अब यहां से यहां कितना होएगा? 10%। कितना? 10 जूल, और यहां पर 1 जूल। तो करेक्ट आंसर इज 1 जूल। ये क्वेश्चन एक बार नीट में पूछा गया है, और ये क्वेश्चन बोर्ड्स में कई बार पूछा जाता था। बताओ बच्चों, यहां तक की बात आप सभी को समझ में आ गई है? तो फटाफट मुझे बताइएगा, एक खाद्य श्रृंखला के अंदर एक स्तर से अगले स्तर में केवल कितनी ऊर्जा जा रही है? 10%। रिमेनिंग देखो, इस घास के पास कितनी थी? 100 जूल थी ना। अब 100 जूल में से घास ने 90 जूल जो है वो ऊर्जा खर्च कर दी। क्या कर दी सर? खर्च कर दी। कितनी? 90 जूल। तो अगले पोषक स्तर के लिए कितनी अवेलेबल रही? 10। यानी यहां से यहां कितनी गई? 10। अब 10 हिरण के पास पहुंची, उस 10 में से हिरण ने कितनी खर्च कर दी खुद के कार्यों के लिए? सर 9 जूल खर्च कर दी है खुद के कार्यों के लिए। कितनी बच गई हिरण के पास? 1 जूल। यानी हिरण को जब शेर खाएगा तो शेर के पास कितनी पहुंची? 1 जूल। अब 1 जूल में से शेर कितनी यूज में लेगा? 0.9 जूल। कितनी बच जाएगी? 0.1 जूल अगर इसको कोई खाता, लेकिन इसको कोई खाता नहीं है तो इसके पास कितनी बचेगी? 1 जूल ही बच रही है। या 0.9 जूल ये यूटिलाइज कर रहा है, 0.1 इसके अंदर स्टोर्ड है। हालांकि इसको कोई खा नहीं रहा तो इसके अंदर स्टोर्ड है। इसको कोई खा रहा था तो वो स्टोर्ड एनर्जी अगले लेवल पर चली गई थी। हाँ जी, क्या यहां तक की बात समझ में आ गई है? सिड्रा वो उत्पादकता का क्वेश्चन था। बोलो भैया। यस दिव्यांशु कुशवाहा, वो मैं आपको बताऊंगा। 2024 में एक क्वेश्चन आया था उत्पादकता से, मैक्सिमम बच्चे उसका आंसर गलत करके आए थे। मैक्सिमम बच्चे आंसर गलत करके आए थे, और इनफैक्ट कई टीचर्स ने भी YouTube पर आकर उसका आंसर गलत बताया था। उसका आंसर 10 जूल था, अगर आपको याद आ रहा हो, अगर किसी को याद आ रहा हो। और बड़े जोश के साथ कई टीचर्स ने शॉर्ट्स भी डाले थे, और जब आंसर की आई थी तो चेहरा लाल हो गया। ओहो हो।
उसके पीछे का कंसेप्ट जो था वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। एक क्वेश्चन ऐसा आया था 2024 में प्रोडक्टिविटी का, एक क्वेश्चन ऐसा आया था प्रोडक्टिविटी का जिसका कंसेप्ट जो था वो आउट ऑफ एनसीईआरटी था। और उसका आंसर 10 जूल था। चल हाँ, वो 10x वाला हरि राम वाला गाना लगाकर। बहुत अच्छा दिमाग है तुम लोग, बहुत अच्छी चीजें याद रखते हो तुम्हें। चलो, ये चीज समझ में आ गई है? यहां तक की बात, कोई कंफ्यूजन, किसी प्रकार की दिक्कत? चले आगे। यहां तक की बात, ये ऊर्जा का पिरामिड, यहां तक की बात समझ में आ गई। इस ऊर्जा के पिरामिड में कोई तकलीफ तो नहीं है। अगर सूर्य से प्रकाश की बात करें तो 1% एनर्जी जो है वो यूटिलाइज्ड होती है किसके अंदर भैया? भोजन बनाने के लिए। सूर्य के प्रकाश से जितना प्रकाशीय ऊर्जा निकलेगी उसका केवल 1% किसके पास पहुंचेगा? उत्पादक। फिर उत्पादक से उपभोक्ताओं फिर के पास 10%। ठीक है। अब आप बोलेंगे सर वो सूर्य की एनर्जी कहां गई? ये 99% एनर्जी कहां गई सर? कौन था ये जिसने ये पूछा? सर वो 99% एनर्जी कहां गई? प्रिया राठौड़ ने पूछा सर 1% इसके पास पहुंचे, 99% एनर्जी कहां है सर? है ना? और कोई? बोलो, और किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन है? और किसी के दिमाग में ऐसा कोई क्वेश्चन है क्या कि सर 99% कहां गई एनर्जी? चलिए थोड़ा सा मैं छोटी सी चीज बता रहा हूं जो हमारे कोर्स में नहीं है, मैंने पिछले साल पढ़ाया था बेटा आपको। एक फिजिक्स का बहुत सीधा सा कंसेप्ट है। आप इलेक्ट्रोमैग्नेट आप जानते हैं ना, आप स्पेक्ट्रम जानते हैं? जो सनलाइट, जो सन से जो लाइट निकलती है उसका स्पेक्ट्रम जानते हैं ना? गामा, एक्स, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, इधर कॉस्मिक भी आती है ना? ये स्पेक्ट्रम आप सभी जानते हैं, फिजिक्स में पढ़ते हैं। हाँ जी, बिल्कुल पढ़ते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, आराम से पढ़ते हैं। प्रिया राठौड़, पढ़ाई करिए, फिजिक्स में पढ़ा है आपने। विजिबल क्या होती है? प्रकाश किरणें होती हैं। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी किरणें जो पृथ्वी पर आती हैं? सन से ये सारी किरणें निकल रही हैं। सूर्य से एक्सरे, गामा रेज, यूवी, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रो, रेडियो, कॉस्मिक, ये सारी की सारी सूर्य से निकल रही हैं। ये एक स्पेक्ट्रम बनता है जो आप फिजिक्स में पढ़ते हो, जो मैंने भी पढ़ा था, हम सब पढ़ते हैं, है ना? अब आप मुझे बताइए इनमें से कौन सी पृथ्वी पर आती हैं? पृथ्वी पर कौन सी हैं जो पहुंच पाती हैं? हाँ, गामा से पहले कॉस्मिक भी आती है। हाँ जी, बताओ इसमें से कौन सी हैं जो पृथ्वी पर आती हैं? तो याद रखना, इनमें से जो पृथ्वी पर जो पहुंचती हैं वो कौन सी होती हैं? ये होती हैं जो पृथ्वी पर पहुंचती है। वो कौन सी होती हैं? अल्ट्रावायलेट्स, विजिबल, इंफ्रारेड। वातावरण तक पहुंच पाती हैं, हमारे वातावरण तक पहुंच पाती हैं। हालांकि अल्ट्रावायलेट जो है वो पूर्ण रूप से नहीं पहुंच पाती। ये भी आप जानते हैं कि कहीं ना कहीं ओजोन की परत होती है जिसको आने से रोकती है। ठीक है, चलो जी, तो ये पहुंच पाती है हमारे पृथ्वी तक, जिसमें से एक, अब हम डिटेल में नहीं जाएंगे, अल्ट्रावायलेट्स के भी टाइप होते हैं, अल्ट्रावायलेट सी, अल्ट्रावायलेट बी, अल्ट्रावायलेट ए, इस तरीके से, जिसमें से बी जो होती है मेनली उसको रोका जाता है ओजोन के द्वारा, ए और सी जो है वो आ भी जाती है। तो कुल मिलाकर ये 3 वेव्स, ये 3 रेज जो है हमारी पृथ्वी तक पहुंचती है। ठीक है, अब इन 3 में से जो विजिबल जो होती है वो बटी होती है, VIBGYOR, विबग्योर। जानते हैं आप? ये भी जानते हैं, है ना? वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये भी आप जानते हैं। इनकी वेवलेंथ भी आप जानते हैं, तरंग दैर्घ्यता भी जानते हैं। अल्ट्रावायलेट जो होती है वो 100 से 400 नैनोमीटर के रेंज की होती है। विजिबल जो होती है वो विबग्योर में V से, वॉयलेट से स्टार्ट होती है, 400 से 700 नैनोमीटर के रेंज की होती है।
और इंफ्रारेड जो होती है वो लगभग 700 से 750 या लगभग 750 से लेकर 10,000 नैनोमीटर तक की रेंज की होती है। ये सब जानते हो आप, है ना, पढ़ा हुआ है ना। चल अब मुझे बताइएगा इनमें से कौन सी है जिसको प्लांट यूज में लेंगे प्रकाश संश्लेषण करने के लिए। अच्छा, ये तीनों जो पृथ्वी पर आ रही हैं इसको बोला जाता है इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। क्या बोला जाता है? ISR। ISR का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, यानी सन से निकलने वाली रेडिएशंस जो पृथ्वी तक पहुंच पाती है उनको हम बोलते हैं इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, ISR। आपने ये वर्ड भी सुना होगा, ISR। बेटा उसका आंसर 10x था बेटा। मतलब एक बार मैं देख लूंगा, मैं एग्जैक्टली मैं भी वो क्वेश्चन भूला बैठा हूं, लेकिन उसका कंसेप्ट मैं आपको बता दूंगा मंतशा। हाँ जी, मतलब ऑप्शंस मेरे को एक बार देखने पड़ेंगे, वहां पर मैं आपको बता दूंगा उस क्वेश्चन को, ठीक है। वो मैक्सिमम बच्चे गलत करके आए थे, उसका कंसेप्ट जो था वो प्रोडक्टिविटी से आउट ऑफ, थोड़ा सा कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी से संबंधित था। अभी बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले मुझे ये बताओ, यहां पर ISR का मीनिंग समझ में आता है? ISR क्या? इंसिडेंट सोलर रेडिएशन। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन किससे बना होता है? अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड, यानी वो रेडिएशन जो पृथ्वी पर आती है। इंसिडेंट सोलर रेडिएशन किससे बना होता है? 3 वेव से, अल्ट्रावायलेट से, विजिबल से और इंफ्रारेड से। ये वो रेज हैं जो पृथ्वी पर आती हैं, ISR कहलाती हैं, ठीक है। अब मुझे बताइए इनमें से कौन सी रेडिएशन है जिसको प्लांट यूज में लेंगे फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या अल्ट्रावायलेट यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या इंफ्रारेड यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? क्या विजिबल की विब वॉयलेट यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? इंडिगो यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? ब्लू यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? ग्रीन यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? येलो यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? ऑरेंज यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? या रेड यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? या इंफ्रारेड यूज में ली जाती है फोटोसिंथेसिस के लिए? कोई बच्चा बताना चाहे तो। ग्रीन ना, है ना, है ना, है ना, है ना, स्नेहा रावत ग्रीन यूज में ली जाएगी ना। ग्रीन यूज में ली जाएंगी बांगुड़ी। फिजिक्स का पीबी आता है? तेजस गहलोत, तुमको ये लाल रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है? ये तुम फिजिक्स पढ़ते हो तुम, हैं? ये लाल रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है? ये पत्ती हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? बताओ मुझे, एक पत्ती तुम्हें हरे रंग की क्यों दिखाई देती है? बताओ। आजकल की जनरेशन में यही तो गैप है, प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है बिल्कुल भी। हाँ जी, रुक जाओ आर्यन। एक पत्ती ग्रीन कलर की क्यों दिखाई देती है? क्योंकि वो ग्रीन कलर, ग्रीन रंग, हरे रंग की जो किरणें जो आ रही हैं, ग्रीन कलर की जो किरणें जो आ रही हैं, क्या उन किरणों को वो पदार्थ अवशोषित कर रहा है कि रिफ्लेक्ट कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन, सिंपल सी चीज मैं तुमसे पूछ रहा हूं कि ये लाल रंग लाल क्यों दिखाई दे रहा है? क्योंकि यहां पर जो किरणें गिर रही हैं लाल रंग की, वो लाल रंग की किरणें इस पदार्थ के द्वारा अवशोषित हो रही है कि रिफ्लेक्ट हो रही हैं, परावर्तित हो रही हैं? परावर्तित हो रही है ना, रिफ्लेक्ट हो रही है ना। तो अब आप मुझे बताइएगा, एक बालक ने बोला कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस ग्रीन लाइट में होएगा। अरे बांगुड़ी जरा सोचो, ग्रीन लाइट एक प्लांट के द्वारा, एक पत्ती के द्वारा फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है? लीफ में होता है। लीफ हरे रंग की क्यों होती है? क्योंकि हरा रंग वो अवशोषित नहीं करती, रिफ्लेक्ट करती है। तो अब आप मुझे बताइएगा, थोड़ा सा सोच समझ के मुझे बताइएगा, क्या ग्रीन लाइट देंगे तो क्या फोटोसिंथेसिस ज्यादा होगा कि कम होगा? थोड़ा दिमाग लगाना। क्या एक प्लांट को अगर मैं ग्रीन लाइट की वेवलेंथ वाली लाइट अगर मैं दूं, रेडिएशंस अगर मैं दूं, क्या उसका फोटोसिंथेसिस मैक्सिमम होगा या मिनिमम होएगा? मिनिमम होएगा। क्यों? क्योंकि ग्रीन लाइट एब्जॉर्ब नहीं होती, रिफ्लेक्ट होती है, और फोटोसिंथेसिस करने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब करना पड़ता है।
डन, समझ में आया? ये बेसिक्स हैं बिल्कुल। तो याद रखना, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो ब्लू और रेड कलर में होता है, याद रखना। ना ही अल्ट्रा वॉयलेट में हो रहा है, ना ही इंफ्रारेड में हो रहा है। विजिबल में भी VIBGYOR में, VIBGYOR में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो होता है वो किस तरंग दैर्घ्यता में होता है? ब्लू और रेड में होता है। ब्लू और रेड में भी मैक्सिमम किस में होता है? रेड में होता है। क्यों सर? फोटोसिंथेसिस में पढ़ेंगे, जहां पर हम क्लोरोफिल की बात करेंगे, क्लोरोफिल अणुओं की बात करेंगे, जहां पर रेड कलर की जब लाइट आती है तो क्लोरोफिल ए ज्यादा से ज्यादा क्या होते हैं? सक्रिय होते हैं। तो वो चीज वहां पर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना सा मुझे ये बताइएगा, जितनी भी इंसिडेंट सोलर रेडिएशन, जितनी भी ISR, जितनी भी रेडिएशन सूर्य से निकलकर पृथ्वी पर आ रहा था, वो कौन आ रहा था सर? ये आ रहा था, ये तीन आ रहे थे। ये तीन 100%, ये जो तीन आ रहे थे, इन 100% में से क्या 100 के 100% फोटोसिंथेसिस में यूज में लिए जा रहे हैं क्या? सोचो, हमारी पृथ्वी पर ये जो ISR आ रहा था, 100% लाइट जो आ रही थी पृथ्वी पर, क्या वो सारी की सारी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज में ली जा रही है क्या? नहीं सर, ना अल्ट्रा वॉयलेट यूज में ली जा रही है, ना इंफ्रारेड यूज में ली जा रही है। इनफैक्ट विजिबल भी सारी यूज में नहीं ली जा रही, सिर्फ और सिर्फ रेड और ब्लू यूज में ली जाती है। तो हम डायरेक्टली बोलते हैं ISR का 2 से 10% हिस्सा फोटोसिंथेसिस में यूज में लिया जाता है, जिसको PAR कहते हैं। क्या बोलते हैं? PAR, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। तब आप बोलेंगे सर 2 से 10% हिस्सा वो रेडिएशन है, वो किरणें हैं जो फोटोसिंथेसिस में एक्टिवली यूज में आ रहा है। मैंने कहा बहुत बढ़िया। क्या मैंने ये सही बोला है? नहीं, मैंने सही नहीं बोला है। रुकिए, मैंने गलत बोल दिया। एक सेकंड। क्या ये जो इंसिडेंट सोलर रेडिएशन था, इसका 50% से कम भाग, जोश में मैं भी होश खो बैठा। क्या बोला? 100% जो सन से जो रेडिएशंस आ रहे थे, उनमें से ये 3 प्रकार के रेडिएशंस आ रहे थे, जिसमें से 50% से कम भाग जो फोटोसिंथेसिस में यूज में आने वाला है। 50% से कम भाग जो फोटोसिंथेसिस में यूज में आने वाला है, जो फोटोसिंथेसिस में यूज आने वाला है। किसमें यूज में आने वाला है? फोटोसिंथेसिस में यूज में आने वाला होता है, उसको हम बोलते हैं PAR। वापस से सुनना, फिर से सुनना। क्या बोला मैंने बोला अल्ट्रावायलेट भी आ रही थी, विजिबल भी आ रही थी, इंफ्रारेड भी आ रही थी। मैंने कहा हाँ सर, ये तीनों के तीनों आ रही हैं। बहुत बढ़िया। अब ये जो तीनों के तीनों जो आ रही हैं, इन तीनों के तीनों में से 50% से कम भाग जो है वो पृथ्वी पर पहुंच पाता है। क्या लिख रहा हूं? 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंच पाता है। %50 से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचता है, और फिर वो 50% से जो कम आ रहा है उसका, सही तो लिखा था यार, इंसिडेंट सोलर रेडिएशन का ये सारा का सारा भाग जो है ये 50% से कम है। रुक जाओ, बता रहा हूं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हो गया था। वापस से सुनना, इधर देखिएगा। देखो, यहां से हमने बोला सन से ये सारी रेडिएशंस आ रही थी। हाँ सर, सारी रेडिएशन। इनमें से कितनी रेडिएशंस पृथ्वी पर आ रही थी? क्या ये आ रही है? नहीं। ये आ रही है? नहीं। क्या ये आ रही है? नहीं। क्या ये आ रही है? नहीं। क्या कॉस्मिक आ रही है? नहीं। केवल ये आ रही है।
यानी ये मिलकर क्या बना रही है, 50% से कम भाग पृथ्वी पर आ रहा है इंसिडेंट सोलर रेडिएशंस का। इतनी सी बात समझ में आई। ये मिलकर क्या कहला रही है, 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचता है। इतनी सी बात समझ में आई है, इतनी सी बात समझ में आई है। इधर देखना, इधर देखना, सन से रेडिएशंस निकली, हां सर निकली, हां सर, जिसमें से 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंचा। कौन सा पहुंचा सर, अल्ट्रावायलेट, विजिबल और इंफ्रारेड। यानी ये वो भाग था जो 50%। अब तुम थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ ना, यहां पर मैं कॉस्मिक भी कर देता हूं, ठीक है। ये भी नहीं आई, 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 ठीक है। ये तीन आ रही हैं, यानी 50% से ज्यादा हिस्सा जो है वो तो पृथ्वी पर पहुंचा नहीं, ठीक है। ये वाला और ये वाला हिस्सा पृथ्वी पर पहुंचा नहीं, केवल इतना सा हिस्सा पहुंचा पृथ्वी पर। यानी टोटल सन से जो लाइट निकल रही है उसका 50% से कम भाग पृथ्वी पर पहुंच रहा है। कौन सा, ये लाइट्स। डन, यहां तक की बात समझ में आ गई। यानी 50% से ज्यादा भाग, 50% से जो ज्यादा भाग है जो पृथ्वी पर नहीं पहुंचता, पृथ्वी पर नहीं पहुंचा, उसके अंतर्गत कौन आ गई सर, कॉस्मिक आ गई। उसके अंदर कौन आ गई, कॉस्मिक आ गई, एक्सरे आ गई, गामा आ गई, और कॉस्मिक आ गई, गामा आ गई, एक्सरे आ गई, माइक्रो रेडियो आ गई है। ये जो है ये हमारी पृथ्वी पर नहीं पहुंच पा रही है। 50% से ज्यादा जो पृथ्वी पर नहीं पहुंच रही है, 50% से कम है जो पृथ्वी पर पहुंच रही है, ये पहुंच रही है, ठीक है जी, ओके। अब ये जो 50% से कम पृथ्वी पर पहुंचती हैं, इनमें से क्या सारा का सारा, इनमें से क्या सारा का सारा हम फोटोसिंथेसिस के लिए यूज में ले रहे हैं? क्या अल्ट्रावायलेट फोटोसिंथेसिस में यूज में आएगी? नहीं सर। क्या इंफ्रारेड यूज में आएगी? नहीं सर। क्या विजिबल सारी यूज में आएगी? नहीं सर। अब ये जो 50% जो थी, ये जो 50% पोर्शन बना रही है, ये वाली है ना, इस 50% में से 90 to 98% जो है, 90 to 98% जो है उनका क्या हो रहा है? इधर देखना, इधर देखना, इधर देखना, क्या बोला? 50% से कम भाग कौन है सर? 50% से कम भाग ये तीन किरणें थी। 50% से कम भाग कौन थी सर? ये तीन किरणें थी। कौन सी किरणें थी सर? अल्ट्रावायलेट थी सर, विजिबल थी और सर इंफ्रारेड थी। ये तीन मिलकर 50% से कम भाग थी जो पृथ्वी पर पहुंच रही थी, जिसका 90 to 98%, यानी इन तीन किरणों का 90 to 98% कहां जा रहा है सर? धूल के कणों द्वारा बिखेरा जा रहा है, या धूल के कणों द्वारा धूल के कणों द्वारा बिखेरा जाता है। नमी द्वारा अवशोषित किया जाता है, नमी द्वारा अवशोषित किया जाता है। पृथ्वी द्वारा रिफ्लेक्ट होता है, पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट होता है। और थोड़ा बहुत अगर थोड़ी सी जनरल नॉलेज अगर जानते हो तो ग्रीन हाउस इफेक्ट नाम सुना होगा, सुना है ना? ग्रीन हाउस इफेक्ट, हरित ग्रह प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग। पृथ्वी से टकराती है किरणें, कौन सी? ये इंफ्रारेड, टकराकर वापस जाती है और टकराने के बाद वापस जब जाती हैं तो ऊष्मा निकलती है, हाँ, फिर वापस आती है पृथ्वी पर। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की एक स्तर है पृथ्वी के ऊपर,
जो उन किरणों को वापस जाने नहीं देती है, वापस पृथ्वी की तरफ भेजती है, फिर वो किरणें वापस आती है, फिर टकराती है, फिर ऊष्मा निकलती है, तो पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। तो जरा सोचिए, ये और सारी विजिबल नहीं, 90 to 98% जो है धूल के कणों द्वारा बिखेरी जाती है, नमी द्वारा अवशोषित की जाती है, पृथ्वी से टकराकर रिफ्लेक्ट होती हैं। और जो आप रंग देख रहे हो वस्तुओं के, जो रंग आपको दिखाई दे रहे हो, वो किसके कारण दिखाई दे रहे हैं? सर इन्हीं विजिबल के द्वारा ही तो दिखाई दे रहे हैं। मात्र 2 से 10% हिस्सा, 2 to 10% पोर्शन जो है, मात्र 2 से 10% हिस्सा फोटोसिंथेसिस में यूज में आता है। फोटोसिंथेसिस में यूज आता है और उस हिस्से को हम बोलते हैं पार, फोटोसिंथेटिक एक्टिव रेडिएशन। ये था पूरा, ये थी पूरी बात। आई होप वो जो कंफ्यूजन हो रहा था वो समझ में आ गया। अब आप बोलेंगे सर आपने तो यहां पर ये क्वेश्चन कराया था, इसमें आपने 1% लिखवाया था, वो कैसे हो गया? मैंने कहा आइए देखिएगा, जरा सोचिएगा, दिमाग लगाइएगा, सोचिएगा। ये जो टोटल किरणें थी उसका 2 से 10% हिस्सा है। सन से जो आ रही है उसका कितना हिस्सा होगा? 1 से 5 नहीं होएगा। यही चीज मैंने शायद पिछले साल भी ऐसे एक एग्जाम्पल दिया था। पापा के पास 100 रुपए हैं। कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं। उनके 2 बेटे हैं, एक है रमेश, एक है सुरेश। रमेश को दिए 50, सुरेश को दिए 50, है ना? रमेश को कितने मिल गए? 50 मिल गए। सुरेश को कितने मिल गए? 50 मिल गए। अब रमेश ने कितने खर्च कर दिए? सर 5 रुपए खर्च कर दिए हैं। या रमेश ने कितने खर्च कर दिए हैं? सर 45 रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपए बच गए। कितने रुपए बच गए? 5 रुपए बच गए। 50 दिए थे जिसमें से 45 खर्च कर दिए हैं। 45 खर्च कर दिए, कितने बच गए? सर 5 रुपए बच गए हैं। तो अब आप मुझे बताइए रमेश के पास कितना % बच गया? 50 का कितना % बच गया? 10% बच गया कि नहीं बच गया? दिमाग लगा। 50 का कितना % बच गया? सर 50 का 10% कितना हिस्सा होता है? 50 का 10% हिस्सा कितना होता है? 5 रुपए होंगे ना भाई। 50 का 10% कितना हो गया? सर 5। तो पापा ने रमेश को दिए, रमेश के पास जो बच गए, रमेश के पास कितना % हिस्सा बचा? जितने रमेश के पास आए उसका 10% हिस्सा बचा। हाँ सर। अब मुझे बता, पापा के पास जितने थे उसका कितना % हिस्सा बचा? पापा के पास जितने थे उसका कितना % बचा? क्या 5% बचा या नहीं बचा? आधा हो गया कि नहीं हो गया? क्योंकि आधे तो इधर चले गए, तो आधा % हो गया ना। 10 का 5% हो गया। अब जरा सोच, 100 रुपए का 5% कितना होगा? सर 5 रुपए होगा कि नहीं होगा? ये ले 5 रुपए। डन। तो पापा के पास जितने रुपए थे उसका 5% हिस्सा बच गया खर्च होने के बाद। और राकेश की अगर बात करूं तो राकेश के पास इतने थे, तो इसका कितना % हिस्सा हो गया? सर 10% हिस्सा हो गया। वही कंसेप्ट यहां पर है कि अगर ये 50%, मान लो 50%, कम नहीं बोलते, मान लो 50% अगर ये है तो उसका 2 से 10% PAR कहला रहा है। तो बताओ सन से जो ISR निकल रही थी उस ISR का कितना % हिस्सा पार होएगा? तो ISR का 1 to 5% हिस्सा जो होता है वो क्या होता है? पार होता है। जरा क्वेश्चन में देख क्या पूछा था। सूर्य से 10,000 जूल ऊर्जा निकल रही थी, तो मिनिमम कितनी पहुंचेगी? 1% फोटोसिंथेसिस करने के लिए पहुंचेगी 1%। कौन सा? ISR। ये है सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा का 1% जाएगा। ठीक है, डन, क्लियर है। हो सकता है थोड़ा सा हैवी लग गया हो किसी बच्चे को, तो अभी सिर्फ इतना सा याद रखना। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आता है तो 1%। और जिस बच्ची ने ये क्वेश्चन पूछा था कि सर वो बाकी सारा कहां चली गई, लाइट कहां चली गई, किधर चली गई, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बाकी कहां चली जाती है। डन 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 डन, क्लियर है बेटा? यहां तक की बात,
ये ऊर्जा का पिरामिड, ये 10% का नियम। यहां तक की बातें अगर आपको समझ में आ गई है तो इस नोट डाले हुए बिंदु को फटाफट देखिए, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। संख्या का पिरामिड किसको दर्शाता है सर? जैव विभव को दर्शाता है। संख्या का पिरामिड किसको दर्शाता है? जैव विभव को दर्शाता है। जय भार का पिरामिड खड़ी फसल को दर्शाता है। और ऊर्जा का पिरामिड जो है वो उत्पादकता को दर्शाता है। ये मैंने क्वेश्चन के माध्यम से आपको क्वेश्चन पूछ लिया था और नोट डालकर यहां पर बिंदु भी लिख दिया है। सॉरी, क्वेश्चन में यही पूछा था ना, संख्या का पिरामिड किसको दर्शाता है, जय भार का पिरामिड किसको दर्शाता है, ऊर्जा का पिरामिड किसको दर्शाता है? जनाब इनको दर्शाता है, इन प्रक्रियाओं को दर्शाता है। बोलिए मेरे भाई, यहां तक की बात डंडना डंडन डंडना डंडन डंडना डंडन क्लियर है? क क्लियर है? ठीक है, चल कल क्लास 2:30 बजे होएगी बेटा। कल जो आपकी क्लास होएगी वो 2:30 बजे से होएगी, सिर्फ कल के लिए। ठीक है, कल जो आपकी क्लास होएगी वो 2:30 बजे से होएगी, सिर्फ कल नहीं, कल और परसों के लिए, थर्सडे और नहीं सॉरी सैटरडे को नहीं, सिर्फ कल के लिए। सर ये लास्ट टॉपिक है? नहीं बेटा, अभी तो 3 टॉपिक बचे हैं। कल आपकी क्लास जो होगी वो 2:30 बजे होएगी। मैं थोड़ा सा आधा घंटा ज्यादा लेना चाहूंगा बस आपका, दे सकते हैं? सर हमेशा के लिए रख लो ना। नहीं सर, टाइम चेंज हो गया। नहीं, सिर्फ कल के लिए क्लास 2:30 से 5 बजे तक। अभी कितने बजे से होते? 3 बजे से। आधे घंटे पहले आकर बैठ जाना। इतना कष्ट कर सकते हो, इतना कष्ट कर सकते हो अपने शरीर को, इतना कष्ट दे सकते हो ना? चलो ठीक है, आइए अगले टॉपिक पर आते हैं। और अगला टॉपिक जो है वो है उत्पादकता। उत्पादकता अगला टॉपिक हम पढ़ने वाले हैं। उत्पादकता अगर हम अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं तो जल्दी से मुझे बताइएगा मेरे भाई। ये एक जंगल हैगा, इस जंगल में उत्पादक हैगा और उपभोक्ता भी हैगा। प्राथमिक उपभोक्ता हैगा, ये सिंपल उपभोक्ता हैगा, है ना? जो उत्पादक होंगे उनको कौन खाएंगे सर? उपभोक्ता खाएंगे। प्राथमिक उपभोक्ता खाएंगे, फिर प्राथमिक उपभोक्ता को द्वितीय उपभोक्ता खाएंगे, द्वितीय को तृतीय, ऐसे शीर्ष, है ना? ठीक है, अब आप मुझे बताइएगा, दिमाग लगाइएगा, क्या उत्पादक उपभोक्ता के लिए उत्पाद पैदा कर रहा है? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्या उत्पादक उत्पाद पैदा कर रहा है? वो उत्पाद जो किसके पास जा रहा है? उपभोक्ता के पास जा रहा है। मान लो ये प्राथमिक उपभोक्ता है। कौन है ये? प्राथमिक उपभोक्ता है ना। घास थी, घास को खा लिया किसने? खरगोश ने। तो घास क्या उत्पाद दे रही है? किसको? प्राथमिक उपभोक्ता को। हाँ जी। अब आप मुझे बताइए, क्या ये प्राथमिक उपभोक्ता जो है, क्या ये भी उत्पाद बना रहा है? क्या ये भी उत्पाद बनाता है? और वो उत्पाद जो है, वो उत्पाद जो है क्या द्वितीय उपभोक्ता के पास जाता है? है जी? याद आ रहा है? इसमें कोई तकलीफ तो नहीं है, जानते हैं ना? अरे मेरे भाई, प्राथमिक उपभोक्ता को आपने द्वितीय उत्पादक बोला था या नहीं बोला था? बोलो, क्या इतनी सी बात? क्या प्राथमिक उपभोक्ता को आपने द्वितीय उत्पादक बोला था? हाँ सर। तो उत्पाद कौन पैदा कर रहा है? सर उत्पाद जो है वो उत्पादक भी पैदा कर रहा है, उपभोक्ता भी पैदा कर रहा है। यानी उत्पादक जो है वो भी उत्पाद पैदा करता है, और जो उपभोक्ता है सर वो भी उत्पाद पैदा करता है। मैंने कहा क्या इसमें कोई तकलीफ है किसी को? तो जल्दी से बोलो, क्या इसमें किसी को कोई तकलीफ है? तो जल्दी से बोलो, नहीं तो आगे बढ़े।
सिंपल सा, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज उत्पादकता। तो एक इकाई क्षेत्रफल में उत्पादक द्वारा उत्पन्न किया गया उत्पाद, क्या उस उत्पादक की उत्पादकता कहलाएगी। वापस से सुनो, रटना नहीं है, वैसे मैं हौले हौले बोलता हूं। क्या बोला मैंने बोला व्हाट इज उत्पादकता। हम बोलेंगे इकाई क्षेत्रफल में एक उत्पादक द्वारा पैदा किया गया कुल उत्पाद, उस उत्पादक की उत्पादकता कहलाएगी, ठीक है। नेक्स्ट, एक इकाई क्षेत्रफल में उपभोक्ता द्वारा पैदा किया गया कुल उत्पाद, उस उपभोक्ता की उत्पादकता कहलाएगी। यानी उत्पादकता कितने प्रकार की हो गई सर। उत्पादकता जो है गुरु 2 प्रकार की हो गई। मैंने कहा कौन कौन सी सर। एक उत्पादकता जो सबसे पहले बनाई जाएगी उत्पादक के द्वारा, उसे हम बोलेंगे प्राथमिक उत्पादकता। और बाद में जो उत्पादकता, जो उत्पाद बाद में प्रोड्यूस किया जा रहा है, वो क्या कहलाएगी, द्वितीय उत्पादकता। मैं एक बार लिख दूं, फिर उसके बाद आप पढ़ो और सोचो क्या आपको ये लाइनें समझ में आई। इकाई क्षेत्र में उत्पादक द्वारा उत्पन्न कुल उत्पाद, उस उत्पादक की प्राथमिक, उस उत्पादक की प्राथमिक उत्पादकता कहलाती है। आराम से पढ़ना, जरा पढ़ना यहां पर क्या लिखा हुआ है। व्हाट इज प्राथमिक उत्पादकता। जो सबसे पहले, प्राथमिक मतलब प्रथम, जो सबसे पहले उत्पाद पैदा किया जाएगा। कौन करेगा सबसे पहले उत्पाद, कौन बनाएगा सर। सबसे पहले उत्पाद जो है उत्पादक बनाएगा। तो एक उत्पादक द्वारा उत्पन्न की गई टोटल प्रोडक्ट, कुल उत्पाद, उस उत्पादक की क्या कहलाएगी, या उस पारितंत्र में क्या कहलाएगी, प्राथमिक उत्पादकता कहलाएगी। और उसी क्षेत्र में या किसी भी क्षेत्र में उपभोक्ता द्वारा जो उत्पाद पैदा किया जाएगा, वो उत्पादकता क्या कहलाएगी सर, वो द्वितीय उत्पादकता कहलाएगी। सर फिर तो द्वितीय उपभोक्ता भी उत्पाद पैदा करता है। हाँ बेटा विशाल कुशवाहा, याद रखना, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, ये वो उपभोक्ता जिनका क्या होएगा, भक्षण होएगा, वो उत्पाद पैदा कर रहे हैं। शीर्षस्थ उपभोक्ता जो होएगा वो उत्पाद पैदा नहीं कर रहा है। हां, अगर उसका भी भक्षण होने लग जाए, उसका भी शिकार होने लग जाए, तो फिर वो शीर्षस्थ उपभोक्ता नहीं कहलाएगा। सीधी सी बात है, ये कंसेप्ट मैंने पहले भी बता दिया था। ठीक है, तो यहां पर चाहे प्राथमिक उपभोक्ता हो चाहे द्वितीय उपभोक्ता, उन सारे उपभोक्ताओं की उत्पादकता क्या कहलाती है, द्वितीय उत्पादकता कहलाती है। क्लियर, डन, समझ में आ गया। तो उत्पादकता कितने प्रकार की होती है बेटा, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक उत्पादकता, द्वितीय उत्पादकता, जिसमें से हम हमारे कोर्स में डिटेल में क्या समझा रखी है, प्राथमिक उत्पादकता समझा रखी है। मतलब सर प्राइमरी कंज्यूमर, देखो चाहे प्राइमरी कंज्यूमर हो
चाहे सेकेंडरी कंज्यूमर हो, सारे कंज्यूमर्स, चाहे प्राइमरी उपभोक्ता हो, प्राथमिक उत्पादक हो, सोचो ये प्राथमिक उपभोक्ता है, इसके बाद में द्वितीय उपभोक्ता, मान लो इसको खाने वाला तृतीय उपभोक्ता है, फिर तृतीय के ऊपर शीर्ष उपभोक्ता है। जैसे एक खाद्य श्रृंखला में यहां पर बनाता हूं, देखो मैंने बोला घास, घास को खाने वाला मान लो टिड्डा, टिड्डे को खाने वाला मेंढक, मेंढक को खाने वाला सांप, सांप क्या शीर्ष उपभोक्ता है? नहीं, सांप को खाने वाला मोर है या बाज। याद करो, बाज, मोर, इनको हमने क्या बोला था? शीर्ष उपभोक्ता बोला था ना। अब मुझे बताओ, घास द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा, वो प्रोडक्ट जो घास द्वारा बनाया जाएगा, वो प्रोडक्ट, वो प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी? जितना भी टोटल प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी? सर प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। अब यहां पर सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी किसकी है? सर ये इन सब के द्वारा जो प्रोडक्ट बनाया जाएगा वो प्रोडक्टिविटी क्या कहलाएगी? सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। ये प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? अब इसको कोई खाने वाला नहीं है, यानी इसका कोई प्रोडक्ट नहीं खा रहा है, तो ऑब्वियस ही बात है इसकी प्रोडक्टिविटी ये इंक्लूड नहीं किया जाएगा। क्लियर है? चलें आगे, यहां तक की बात समझ में आ गया। आगे बढ़े तो प्रोडक्टिविटी कितने प्रकार की हो गई? सर 2 प्रकार की हो गई है। उत्पादकता, जय भार के उत्पादन की दर को उत्पादकता बोलते हैं। ऑब्वियस ही बात है, जो भी आप बनाएंगे, जो अगले श्रृंखला में जाएगा वो क्या होएगा? कार्बनिक पदार्थ जाएगा, उसको यूटिलाइज किया जाएगा, है ना। तो वो क्या कहलाएगी? वो दर, जय भार बनाने की दर, उत्पादन करने की दर, वो क्या कहलाएगी? उत्पादकता कहलाएगी। अब ये उत्पादकता कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक प्राथमिक उत्पादकता, एक द्वितीय उत्पादकता। प्राथमिक उत्पादकता किसकी होती है? उत्पादकों की होती है। द्वितीय उत्पादकता किसकी होती है? सर उपभोक्ताओं की होती है। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई? प्राथमिक उत्पादन प्रकाश संश्लेषण के दौरान उत्पादकों, किसके द्वारा? उत्पादकों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में प्रति इकाई क्षेत्रफल द्वारा उत्पन्न की गई जैव भार, बायोमास या कार्बनिक पदार्थ की मात्रा होती है। जो हम बायोमास, जो कार्बनिक पदार्थ जो पैदा करेंगे, कौन? सर उत्पादक। कौन? पादप या पादप पलवक, चाहे जल में हो चाहे स्थल पर हो, जो भी उत्पादक उत्पाद पैदा करेंगे एक निश्चित क्षेत्र में एक निश्चित समय पर टोटल कार्बनिक पदार्थ जो पैदा किया जाएगा वो क्या कहलाएगी? प्राथमिक उत्पादकता। अब हम उसको किससे दर्शा सकते हैं? ये तो भार के रूप में दर्शा सकते हैं कि 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में इतने ग्राम क्या बन रहा था? सर कार्बनिक पदार्थ बन रहा है। या ऊर्जा के रूप में व्यक्त कर सकते हैं क्या? 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल में जितना भी कार्बनिक पदार्थ बना उसको खर्च करने से इतनी किलो कैलोरी एनर्जी बन सकती है। तो उस भार को, उस प्रोडक्ट को हम या तो वजन के रूप में दर्शा सकते हैं या ऊर्जा के रूप में दर्शा सकते हैं। किसको? प्राथमिक उत्पादकता को। क्या इतनी सी बात समझ में आ गई रानी सेन? बहुत बढ़िया। अब द्वितीय उत्पादकता क्या होगी? उसको भी फटाफट निपटाइए पहले तो जल्दी से। द्वितीय उत्पादकता क्या होती है उसको पढ़ लीजिए। विषम पोषियों द्वारा नए कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को हम क्या बोलते हैं? द्वितीय उत्पादकता। अब विषम पोषी कौन होंगे? हु इज विषम पोषी? स्वपोषी कौन होते हैं? उत्पादक। विषम पोषी कौन होते हैं? जो दूसरों पर आधारित होते हैं। अब विषम पोषी कौन होंगे? सर उपभोक्ता होंगे। कौन होंगे? जो उपभोग करेंगे, उपभोक्ता। तो उपभोक्ता द्वारा निर्मित जो कार्बनिक पदार्थ की निर्माण की जो दर होगी उसे हम क्या बोलेंगे? द्वितीय उत्पादकता। और स्वपोषियों द्वारा निर्मित कार्बनिक पदार्थ के निर्माण की दर को हम क्या बोलेंगे? प्राथमिक उत्पादकता। बताइए इतनी सी बात समझ में आ गई है? तो आपको ये 2 प्रकार की प्रोडक्टिविटी समझ में आ गई है, एक प्राइमरी प्रोडक्टिविटी और एक सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। उत्पादकों द्वारा निर्मित किया गया कार्बनिक पदार्थ की दर प्राथमिक उत्पादकता, उपभोक्ताओं द्वारा निर्मित किए गए कार्बनिक पदार्थ की दर द्वितीय उत्पादकता। डन। चलें आगे। क्लियर है? अब हमारे कोर्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सी? प्राथमिक उत्पादकता। इसको एक बार पढ़ लेते हैं। सर प्राथमिक उत्पादक से के बाद व शीर्ष उपभोक्ता से पहले वाले सभी द्वितीय उत्पादक होंगे। प्राथमिक उत्पादक के बाद और शीर्ष उपभोक्ता से पहले वाले सभी द्वितीय उत्पादक होंगे। हाँ, सारे के सारे द्वितीय उत्पादक होंगे दीपिका। ठीक है? कौन? प्राथमिक। ये हो गया हमारा प्राथमिक उत्पादक, ये हो गया हमारा शीर्ष उपभोक्ता,
जो खाना तो बनाएगा लेकिन उसको कोई खा नहीं रहा उसके प्रोडक्ट को, तो उसकी तो प्रोडक्टिविटी कैलकुलेट नहीं करेंगे। लेकिन इसको खाया जा रहा है, इसको खाया जा रहा है, इसको खाया जा रहा है, यानी इन्होंने जो प्रोडक्ट बनाया उसको खाया जा रहा है। तो ये है हमारे कौन? द्वितीय उत्पादक। ये प्राथमिक उत्पादक, ये सारे द्वितीय उत्पादक और ये शीर्ष उपभोक्ता। वेल डन, बहुत बढ़िया। चल, हाँ जी, यहां पर हम बात कर रहे थे प्राथमिक उत्पादक की। मेन हमारे कोर्स में जो उत्पादकता दे रखी है वो कौन सी दे रखी है? प्राथमिक उत्पादकता दे रखी है। बहुत सीधे सीधे शब्दों में हम एक एग्जाम्पल के साथ में देखते हैं। भैया ये एक घास स्थल है जहां पर क्या पाए जा रहे हैं बेटा? आपके वृक्ष पाए जा रहे हैं, घास पाई जा रही है, वृक्ष पाए जा रहे हैं। मैंने कहा बहुत बढ़िया। मैंने आपसे पूछा दोस्त मुझे जल्दी से बताओ, मैंने आपसे पूछा, मैंने कहा जल्दी से मुझे बताओ। मैंने आपसे कहा कि मैंने कहा इस क्षेत्र में यहां पर, मैंने कहा इस क्षेत्र में, रुक जाओ सुमति कुमारी, एक सेकंड रुक जाओ। मैंने कहा सुमति कुमारी तुम एक पेड़ हो। सुनो सुमति कुमारी तुम एक पेड़ हो। तुमने बोला ठीक है सर मैं एक पेड़ हूं। ठीक है सुमति, मैंने बोला तुम एक पेड़ हो, तुमने बोला ठीक है सर आपकी आज्ञा अनुसार मैं एक पेड़ हूं। अब मुझे बताओ सुमति कुमारी, तुमने आज, तुम एक पेड़ हो, तुम्हारा काम क्या है? कल बताऊंगा मंतशा, वो वाला क्वेश्चन में लेकर आऊंगा, कल बताऊंगा। हाँ जी जल्दी से मुझे बताइए, इसलिए तो एक्स्ट्रा टाइम लिया कल की 2:30 बजे की क्लास के लिए। जल्दी से मुझे बताओ सुमति कुमारी, तुम एक पेड़ हो, तुम्हारा काम क्या है? क्या है तुम्हारा काम? सुमति कुमारी जल्दी से आंसर दो, स्पैम मत करो। सर इसे ग्रास प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। ग्रास नहीं होता, ग्रॉस होता है। जल्दी से मुझे बताओ सुमति कुमारी, तुम एक पेड़ हो, तुम्हारा काम क्या है? प्रोडक्ट बनाना। बनाना ना, क्या प्रोडक्ट बनाओगी? शिवानी शुक्ला कह रही है फ्रूट देना। चलो सुमति तुम सही आंसर दे रही हो। जल्दी से मुझे बताओ, तुम एक प्लांट हो, तुम एक पादप हो, तुम्हारा काम क्या है? तुमने बोला सर प्रोडक्ट बनाना। क्या प्रोडक्ट बनाना? तुम यही बोलोगी ना सर मैं प्रकाश संश्लेषण करूंगी। पेड़ क्या करेगा? प्रकाश संश्लेषण करेगा। प्रकाश संश्लेषण में क्या होता है? 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 12 जल के अणु, उसको प्रकाश की उपस्थिति में और वर्णकों की उपस्थिति में, याद रखना इस अभिक्रिया को, वर्णकों की उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में हम ग्लूकोज बनाते हैं, प्लस 6 ऑक्सीजन निकालते हैं, प्लस 6 जल के अणु निकालते हैं। ये हमारी अभिक्रिया होती है किसकी? प्रकाश संश्लेषण की। याद रखना, कई बच्चे इसमें गलती कर देते, ऊर्जा और निकाल देते हैं, यहां पर गलती कर देते हैं। ठीक है जी। सो कुल मिलाकर मेरे भाई इतनी सी बात सुनने समझने के बाद जरा मुझे बताओ, ये प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया, और इस प्रकाश संश्लेषण में आप क्या बना रहे हो? सर प्रकाश की उपस्थिति में संश्लेषण कर रहे हैं किसका? भोजन का, इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। ग्लूकोज बना रही हो ना सुमति? तुमने क्या बनाया? ग्लूकोज बनाया। हाँ सर मैंने ग्लूकोज बनाया। तो मान लो सुमति कुमारी तुम एक पेड़ हो, तुमने आज मान लो 500 नहीं 1000 ग्लूकोज बनाए। टोटल तुमने 1000 ग्लूकोज बनाए। टोटल तुमने आज 1000 ग्लूकोज बनाए हैं। क्या ये तुम्हारे आज की कुल उत्पादकता है? क्या ये तुम्हारे आज का टोटल काम करने का परिणाम है? क्या ये तुम्हारा आज का टोटल प्रोडक्ट है ना सुमति कुमारी? तो ये जो टोटल प्रोडक्ट तुमने जो आज बनाया है, इस टोटल प्रोडक्ट को जो तुमने बनाया है, इसको बोला जाएगा जीपीपी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। बताओ सुमति कुमारी तुमको समझ में आया? यानी एक उत्पादक द्वारा कुल उत्पाद बनाना क्या कहलाएगी? कुल प्राथमिक उत्पादकता, या इसको हम सकल प्राथमिक उत्पादकता भी कहते हैं।
क्या बोलते हैं? सकल प्राथमिक उत्पादकता या कुल प्राथमिक उत्पादकता भी बोलते हैं। बताइए, इतनी सी बात समझ में आ गई? सुमति, तुमको इतनी सी बात समझ में आ गई? जल्दी से मुझे बताओ सुमति, तुमको ये बात समझ में आ गई? सुमति ने आज, सुमति एक पेड़ है, सुमति ने आज 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए हैं। ये 1000 ग्लूकोज के अणु जो सुमति ने बनाए हैं, यानी सुमति एक पेड़ है, उसने आज 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, यानी सुमति की प्रोडक्टिविटी कितनी थी? 1000 ग्लूकोज बनाने की थी। एक दिन में सुमति जो एक पेड़ है वो 1000 ग्लूकोज के अणु बना सकती। ये उसकी टोटल कुल क्या थी? उत्पादकता थी। अब आप मुझे बताओ सुमति, सुमति अब जरा पेड़ से हटकर मान लो आप इंसान हो ना? मैं भी इंसान हूं, हाँ। मैं एक सजीव हूं, हाँ। आप भी सजीव हो, हाँ। विपिन रावत, भूमिका, प्रीति, अनिकेत, शीतल, सुमति, हम सब क्या हैं? हम सब सजीव हैं, हाँ। हम सजीव जिंदा हैं कि मरे हुए हैं? आप बोलोगे सर जिंदा है कैसे? कोई प्रक्रिया आपके अंदर मेरे अंदर हो रही है जिसकी वजह से हम जिंदा है? कौन सी प्रक्रिया हो रही है जिसकी वजह से हम जिंदा है? मैं बोल पा रहा हूं, चल पा रहा हूं, हंस पा रहा हूं, उठ पा रहा हूं, सो पा रहा हूं, जो भी मैं कर रहा हूं वो क्या खर्च कर रहा हूं मैं? अगर वो खर्च करूंगा तो मैं जिंदा हूं, नहीं होगी मेरे अंदर वो चीज तो मैं जिंदा नहीं रहूंगा। मेरे अंदर क्या हो रहा है ऐसा जिसकी वजह से मैं जिंदा हूं? मेरे अंदर, आपके अंदर क्या हो रहा है? श्वसन हो रहा है ना सुमति? मेटाबॉलिज्म करने के लिए, उपापचय अभिक्रिया करने के लिए जितनी भी अभिक्रियाएं मेरे अंदर हो रही है, आपके अंदर हो रही है, उन सारी अभिक्रियाओं में क्या लग रहा है? एनर्जी। और एनर्जी कौन सी प्रक्रिया से बनती है? श्वसन। यानी तुम्हें जिंदा रहने के लिए श्वसन करना पड़ेगा, मुझे जिंदा रहने के लिए श्वसन करना पड़ेगा। जब से ये बैच चालू हुआ है तब से एक ही चीज रिपीट कर रहा हूं कि भाई जिंदा हो इट मीन्स श्वसन हो रहा है। अगर श्वसन नहीं होएगा तो जीव क्या हो जाएगा? मृत हो जाएगा। सिंपल। तो अब आप मुझे बताओ बेटा, श्वसन की अभिक्रिया अगर मैं आपसे बोलूं, दिस इज फोटोसिंथेसिस। ये क्या है? ये फोटोसिंथेसिस था। अगर मैं आपसे बोलूं श्वसन, श्वसन में हम क्या करते हैं सर? श्वसन में यानी रेस्पिरेशन में हम क्या करते हैं सर? रेस्पिरेशन में हम इसी ग्लूकोज को क्या करते हैं गुरु? तोड़ते हैं। अब या तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में या ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, जल का अणु बनता है 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 जल के अणु प्लस ऊर्जा। किस फॉर्म में? एटीपी के फॉर्म में। दिस प्रक्रिया इज कॉल्ड, इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई? श्वसन बोलते हैं। और ये कौन सा श्वसन है? ये मैंने आपको पहले भी बताया, दिस इज वायवीय श्वसन। ठीक है, क्लियर है? डन। यहां तक की बात, इतनी बात अगर समझ में आ गई तो जल्दी से मुझे बताओ सुमति, वापस से तुम पेड़ बन जाओ। सुमति, तुमने आज टोटल इतने ग्लूकोज बनाए थे, ये तुम्हारी जो प्रोडक्टिविटी थी उसको तुमने क्या, उसको हमने क्या बोला सर? इस प्रोडक्टिविटी को हमने बोला जीपीपी। जीपीपी कितना था सर? जीपीपी जो था वो 1000 ग्लूकोज था। ठीक है, अब मुझे बताओ सुमति कुमारी, तुम पेड़ हो, तुमने इतने ग्लूकोज बनाए, ये तुम्हारी आज की टोटल प्रोडक्टिविटी है। तुम इस प्रोडक्ट में से कुछ खर्च करोगी या नहीं करोगी? कुछ खर्च करोगी? सुमति जल्दी से मुझे बताओ। सुमति कुमारी, तुम पेड़ हो, तुम खर्च करोगी या नहीं करोगी? ये जो ग्लूकोज तुमने बनाए हैं, क्या इन ग्लूकोज को तुम खर्च करोगी कि नहीं करोगी? किसमें करोगी? कौन सी प्रक्रिया में करोगी? कहां करोगी? किधर करोगी? सोचो, एक पेड़ भी तो कोशिका से बना हुआ, उस कोशिका के अंदर कार्य नहीं चल रहे, उन कार्यों को करने के लिए एनर्जी नहीं चाहिए, वो एक सजीव नहीं है, तो उसको भी तो एनर्जी खर्च करनी पड़ेगी। तो 1000 ग्लूकोज जो सुमति कुमारी तुमने बनाए थे, यानी एक पादप ने बनाए थे, यानी एक उत्पादक ने बनाए थे, ये उसकी एक दिन की क्या थी? उत्पादकता थी, कुल उत्पादकता थी, जीपीपी थी। इसमें से मान लो कितने खर्च कर दिए हमने? 400 ग्लूकोज खर्च कर दिए। किसमें? आर में। नाउ व्हाट इज आर? आर इज रेस्पिरेशन। आर क्या है? रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन में खर्च कर दिए, यानी 100,000 में से 400 खत्म। कितने खत्म हो गए? 400 खत्म हो गए। भाई खर्च कर देना मतलब खत्म। मैंने 1000 रुपए आज कमाए, जिसमें से 400 रुपए मैंने खर्च कर दिए। मेरे पास कितने बच गए सर? 600। कितने बच गए? 600। जरा सोचो सुमति कुमारी, तुम्हारे अंदर जो 600 ग्लूकोज के अणु जो यहां पर बच गए हैं, क्या वो प्रोडक्ट नहीं है? इतने उत्पाद में से आपने इतने खर्च कर दिए, किसमें? श्वसन में, रेस्पिरेशन में, एटीपी बनाने में, है ना? तो जो बच गया उत्पाद,
कितने बच गए हैं सर? 600। क्या ये 600 स्टोर नहीं हो रहे? स्टोर हो रहे हैं ना। तो ये जो बची हुई ऊर्जा जो होएगी, ये बचा हुआ, सॉरी ऊर्जा नहीं, बची हुआ जो प्रोडक्ट होएगा, इसको बोला जाता है एनपीपी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। कि भैया आज मैंने टोटल इतने पैसे कमाए, जिसमें से इतने मैंने खर्च कर दिए, मेरे पास नेट कितना बच गया, मेरे पास पैसा, मेरे पास नेट इतने बच गए पैसे। बताओ। अब सुमति कुमारी तुम मेरे को ये बताओगी, तुम एक पादप हो, तुम क्या थी? पादप थी। अब तुमको अगर बकरी आकर अगर खाएगी, तो मुझे बताओ उस बकरी के अंदर जीपीपी जाएगी कि एनपीपी जाएगा कि आर जाएगा? ये मैंने खाया, बताओ मेरे अंदर क्या जा रहा है? ये मैंने खाया, मेरे अंदर क्या जा रहा है? जीपीपी, एनपीपी, आर। ये एप्पल जा रहा है। यस पुष्पेंद्र। An apple a day keeps doctor away। सब फालतू की चीजें मैं तो रोज खाता हूं, फिर भी बीमार हो जाता हूं। सर शेयर करके खाया जाता है, झूठा थोड़ा ना खाया जाता है बेटा। आई होप आप सभी ने आंसर दे दिया है। सुमति कुमारी ने आंसर दिया कि नहीं दिया? पहले बताओ सुमति कुमारी। वेल डन सुमति कुमारी। सुमति कुमारी तुमको जीपीपी एनपीपी ये समझ में आ गया। अब आप मुझे बताइए फॉर्मूला क्या बनेगा? जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस आर होगा कि नहीं होगा? हाँ कि ना? यस कि नो? यस कि नो? वाई के एन? विपिन रावत, किम त्यांग, एक बार जरा वापस से देखो। किम, डॉक्टर विकी, ए डॉक्टर वाह, जरा एक बार वापस से फॉर्मूला देखो डॉक्टर वाह। यस के नो? आयुष, अरे भोंदुओ तुम क्या मतलब जीपीपी मैंने कितना निकाला था? सुमति कुमारी का जीपीपी कितना आया था सर? 1000। अगर सुमति कुमारी ने टोटल ग्लूकोज बनाए, जीपीपी 1000 था, जिसमें से 400 सुमति कुमारी ने खर्च कर दिए श्वसन में, आर में 400 खर्च कर दिए, तो कितना बच गया था? 600। अरे बांगड़ू लाल जरा यहां पर वैल्यू पुट करना, जरा सोच। 600 माइनस 400, आंसर क्या आएगा सर? 200। और तू 1000 के बराबर कैसे रख रहा है? हैं? क्या ये सही लिखा था मैंने? जितने भी बांगड़ू लाल है ना तुम, बेटा बुद्धि का इस्तेमाल करो, नहीं तो भाइयों बहनों दिक्कत खड़ी होएगी। ठीक है, समझ में आया? तो फॉर्मूला क्या होएगा? जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर। अब करके देखो 600 400 किसके बराबर हुआ? 1000 के बराबर हो गया। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड बराबर हो गया। गणित याद आ गई मेरे को बचपन की।
चलो जी, आई होप आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। इतनी सी बात आपको समझ में आ गई होगी, इसमें कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। अब इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं गुरु, बिल्कुल लिख सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं, वैसे भी लिख सकते हैं, और कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन आप मुझे बताएंगे क्या ऐसे लिख सकते हैं? R इज इक्वल्स टू जी पी पी अपॉन एन पी पी, क्या ये सही है? जल्दी से मुझे आंसर देंगे बालक। पुनीत जांगड़, जल्दी से आंसर दो। क्या ये मैंने सही लिखा है? हाँ कि ना? हाँ जी कि नान जी? हाँ कि ना? हाँ जी कि ना जी? के राकेश बोला हाँ सर, माना राजपूत बोला हाँ सर लिख सकते हैं, है ना? एजाज अहमद कह रहा है हाँ सर लिख सकते हैं। अरे सर जो आपका मन करे वो लिखो, हमें पढ़ाई लिखाई से क्या मतलब, हमें पढ़ने लिखने से क्या मतलब है? हम गधे चराएंगे सर, है ना? आपका जो मन करे वो लिखो सर, है? हमें गधे चराने सर, है ना? ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो सर, ये ऐसे लिखना है ऐसे लिख दो, जी पी पी इज इक्वल्स टू एन पी पी अपॉन आर। अपने को क्या मतलब सर, कैसे भी लिख दो सर, है ना? सोचो ये दोनों फॉर्मूले करेक्ट हैं। मैंने यहां पर क्या कर दिया, जीपीपी के नीचे एनपीपी ले आया और इजिकल्स टू आर लिख दिया। तो थोड़ा सा, हाँ थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाओ। सोचो जीपीपी कितना था? 1000। कितना आया था? सुमिता कुमारी 1000 आया था। एनपीपी कितना आया था? 600। आर कितना आया था? 400 आया था, है ना? आया था ना? हाँ सर। इनको इससे काटा, 10 डिवाइड बाय 6, 4/3, 1.3 समथिंग आ रहा है ये तो यार। आर तो हमारा 400 था। तो क्या ये फॉर्मूला सही है? नहीं सर, बिल्कुल गलत है। और ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं नीट में। सर हम सही आंसर देते हैं तो आप नाम नहीं लेते हैं, इसलिए सर हमने गलत आंसर दिया और फिर तुमने सुन लिया। है ना? मजा आया ना तुमको सुन के? गधे चराओगे है? सर बायो के हिसाब से देखो सही हो भी सकता है, जैसा राइबोसोम में हो गया था है कि 50 और 30 मिलाकर सर वहां पर 70 कर दिया था। तो कुछ भी हो सकता है बायो में, है? पोटेंशियल का मतलब जो होता है फिजिक्स में अलग, केमिस्ट्री में अलग, बायो में मतलब कुछ अलग ही निकल रहा था, संख्या निकाल रहे थे हम। कुछ भी हो रहा है सर बायो में। हमने सुना था केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस होते हैं, केमिस्ट्री जो है एक्सेप्शन से भरी हुई है, बायो में कुछ भी चल रहा है। चलो तो वहां पर बेटा ऐसे कुछ नहीं चल रहा था, कंसेप्ट तुमको बता दिया था जो तुम्हारी बुक्स में लिखा हुआ नहीं है। ऐसे नहीं चल रहा है, 50 और 30 ऐड नहीं करना था, वहां पर तुमको घनत्व के आधार पर पूरा कंसेप्ट बताया था। डंडना डंडन क्लियर है? ये जीपीपी एनपीपी का फंडा समझ में आ गया? चले आगे, ये फॉर्मूला याद रखना है। अभी खत्म नहीं हुआ दोस्त, एक और चीज सुन लीजिएगा, बस एक और चीज। अब देखो इस पेड़ ने, ये सुमिता, अब थोड़ा सुमिता कुमारी को साइड में रखते हैं, यहां पर अपन इस पर फोकस करते हैं। ये पेड़ था बेटा, इसने ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, आर पहले लिख दिया, एनपीपी बाद में लिख दिया, है ना? इस पेड़ ने टोटल 1000 ग्लूकोज के अणु बनाए, ठीक है सर? ठीक है, मान लो यहां पर थे 1000 ग्लूकोज के अणु, ठीक है? अब वो इस पूरे पेड़ में, हालांकि ग्लूकोज नहीं होता, ये भी आप जानते हो, पादप के अंदर फूड जो स्टोर होता है वो स्टार्च के रूप में होता है, ये भी आप जानते हो। लेकिन हम एक बेसिक कंसेप्ट के रूप में एक कंसेप्ट समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भैया यहां पर जो 1000 थे उनमें से 400 खत्म हो गए, कितने बच गए? 600। अब वो 600 जो थे ग्लूकोज वो यहां पर है, मान लो इस जगह पर है। ओके ओके सर, समझना प्लीज 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 प्लीज। ए हेलो हेलो हेलो, ध्यान से सुनना। इतने इस पेड़ ने ये बनाए, इतना खाना बनाया।
जिसमें से ये खर्च कर दिया, इतना बच गया। अब इस पेड़ के अंदर ये बचा हुआ है। अब इस पेड़ को अगर कोई खाने आएगा, मान लो इसको, पेड़ को कौन खाने आया? कौन आया? बकरी आई। बकरी ने क्या किया? इसको खाया। अब बकरी जब इसको खाएगी, लो जी, ये बकरी बना देते हम। ये बकरी आई और इस बकरी ने इसको खाया। किसको खाया? इस बकरी ने इस पेड़ को खाया। तो बताओ तो बताओ, ये बकरी क्या 600 के 600 सारी की सारी एनपीपी खा जाएगी क्या? बताओ मेरे को, क्या ये बकरी सारी की सारी? अरे ले यार सर, ये तो कुत्ते की पूंछ बना दी आपने। ये ले, ये बकरी की पूंछ। अब जो भी बन रहा है बन गया। अब बताओ, क्या ये सारी की सारी एनपीपी खा जाएगी? नहीं सर, इन 600 में से इस एनपीपी कितनी थी सर? एनपीपी हमारे पास 600 थी। उस 600 में से जो विषमपोषी, विषमपोषी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सोचो, ये बकरी कौन है? विषमपोषी है। हाँ सर, विषमपोषी को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? हेट्रोट्रॉफ बोलते हैं। एचआर का मतलब कौन है? हेट्रोट्रॉफ। 600 में से मान लो उसने टोटल 100 ग्लूकोज के अणु खा लिए। 600 में से इतने खा लिए। 600 में से अगर इतने खा लिए तो जो बच गए, कितने बच गए? 500 बच गए। वो 500 ग्लूकोज के अणु क्या कहलाएगी? एनसीपी कहलाएगी। तो एनसीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी माइनस एचआर। अब आप पूछेंगे सर एनसीपी क्या होती है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। कौन सी प्रोडक्टिविटी होती है? नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। एचआर का मतलब हरियाणा नहीं है, एचआर का मतलब हेट्रोट्रॉफ है। ठीक है, एचआर मींस हेट्रोट्रॉफ, विषमपोषी। यानी जो एनपीपी था उसमें से जो हेट्रोट्रॉफ खा लेगा, यानी यहां पर 600 थे, जिसमें से यहां पर 600 में से मान लो यहां पर 100 ग्लूकोज के अणु चले गए, तो जो बच गए हेट्रोट्रॉफ्स के खाने के बाद जो बच गए, विषमपोषियों के खाने के बावजूद जो बच गए, वो क्या कहलाएगी? एनसीपी। बताओ, क्या आपको यहां पर जीपीपी, क्या आपको यहां पर जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, क्या ये चीज समझ में आ गई? क्या यहां तक की बातें क्लियर हैं? जल्दी बताइए। बोल भाई। सर एचआर कैसे आएगा? मेरे को समझ नहीं आया। एक सेकंड रुको बेटा। हाँ जी जी सर, मैं अभी थोड़ा सा एक मीटिंग में है ना सर, बाद में बात करता हूं। ठीक। हाँ जी, क्या बोला बेटा मैंने? ध्यान से सुनिएगा। सर एनसीपी समझ नहीं आया, वापस से बता रहे यार। देखो कौन है, किसको समझ नहीं आया? विशाल खुशवा को समझ नहीं आया। देखो मान लो ये है विशाल खुशवा। देखो विशाल अब कभी जिंदगी में नहीं भूलेगा। जिसको समझ में ना आए बता दिया करो यार, हम उसी का एग्जाम्पल ले लेंगे, तुमको डेफिनेटली समझ में आएंगे। सर कौन था? बैंक से कॉल था, क्रेडिट कार्ड ले लो। बताओ, तुमको हर चीज में बकैती करनी है बे। सर किसका कॉल था? किससे कह रहे हो? मीटिंग में हो? अरे प्रभु पढ़ लो। मैंने बोला ये पादप था, इस पादप ने इतने ग्लूकोज बनाए, जिसमें से इसने खुद खर्च कर दिए, बच गए इसके अंदर। ये जो बच गए वो क्या कहला रही थी? एनपीपी। बच गए इसके अंदर। हाँ सर।
अब विशाल कुशवाहा आया और विशाल कुशवाहा ने हच 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 खा लिया इसको। कितना खाया इस 600 में से? इस 600 में से, इस 600 में से विशाल कुशवाहा स्वयंपोषी है विषमपोषी है? विषमपोषी है। 100 ग्लूकोज के अणु खा गया 600 में से, तो कितने बच गए भाई? 500 नहीं बच गए। तो वो 500 जो बच गए, यानी विषमपोषी के खाने के बाद जो बच गया वो क्या कहलाएगी? एनसीपी, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी। अब बताओ विशाल कुशवाहा, आई बात समझ में? विशाल कुशवाहा बताओ, अभी आया कि अभी भी नहीं आया? मेरे को अगर अभी भी नहीं आया तो मैं फिर कुछ भी नहीं कर सकता। क्लियर है? क्या यहां पर आपको ये सारी की सारी जीपीपी, एनपीपी, एनसीपी, ये सारे वर्ड्स समझ में आ गए? एकदम सारे के सारे क्लियर हैं? एक बार फटाफट इसको निपटाइए। कल हम अपघटन के साथ साथ 2 टॉपिक कल हम पढ़ेंगे। एक तो अपघटन पढ़ेंगे और समष्टि घनत्व वाला भी पढ़ेंगे। हमें 2 लेक्चर और लगेंगे, एक कल का और एक परसों का। परसों तक अपन इस चैप्टर को कंप्लीट कर पाएंगे बेटा। चलो जी, जल्दी से। उत्पादकता मैंने आपको बता दी थी, 2 प्रकार की होती है, प्राथमिक द्वितीय। फटाफट पढ़ेंगे। प्राथमिक मैंने आपको बता दिया था क्या होती है, 2 प्रकार की होती है, एक सकल और एक शुद्ध। शुद्ध को हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी भी बोलते हैं। एक है सकल, जिसको हम कुल प्राथमिक उत्पादकता भी बोलते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता जीपीपी क्या होती है? इकोसिस्टम में दौरान संग्रहित कुल कार्बनिक पदार्थ जो बनाया जा रहा है उसको हम जीपीपी बोलते हैं। सकल प्राथमिक उत्पादकता को कुल प्रकाश संश्लेषण भी कहते हैं, यानी जितनी भी आपने प्रकाश संश्लेषण से उत्पाद बनाया है वही क्या कहलाएगा? जीपीपी कहलाएगा। जीपीपी का कुछ भाग अपने काम में लेते हैं, ऑब्वियस सी बात है। जीपीपी का कुछ भाग जो होता है वो कौन काम में ले लेता है? सर, प्रोड्यूसर, उत्पादक जो होते हैं। सर एनसीईआरटी समझ में? बेटा मैंने आपको बोला था ना नवीन, मैं एनसीईआरटी कराऊंगा। एक बार पहले मेरे को पढ़ाने दे दोस्त, फिर मैं तेरे को एनसीईआरटी कराऊंगा। बस 2 दिन की बात और है, एक बार पढ़ाने दे, एक बार मेरे को अपनी मंशा पूरी करने दे, फिर उसके बाद मैं तेरी मंशा भी पूरी करूंगा, ठीक है? जीपीपी का कुछ भाग पादप अपने काम में यूज में ले लेते हैं। जो यूज में ले लेते हैं वो क्या कहलाता है? श्वसन कहलाता है। उसी को हम क्या बोलते हैं? रेस्पिरेट। जीपीपी का कुछ भाग जो पादप ने अपने काम में ले लिया। कौन से काम में ले लिया? सर काम क्या था यहां पर? रेस्पिरेशन था। रेस्पिरेशन में यूज में ले लिया। तो जो बच गया वो क्या था? सर नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। पादप ऊतकों में श्वसन के बाद, किसके बाद? श्वसन के बाद जो सकल प्राथमिक उत्पादकता यानी जो जीपीपी बच जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एनपीपी बोलते हैं। यानी वापस से पढ़, पादपों के अंदर श्वसन के बाद सकल प्राथमिक उत्पादकता कौन है? सर जीपीपी है। पादपों में श्वसन के बाद जीपीपी का भाग जो शेष बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? एनपीपी बोलते हैं। विकास चैप्टर नहीं आया 2024 के बैच से पढ़ ले भाई, जहां से मन करे वहां से पढ़ ले। हाँ जी, क्लियर है? नेक्स्ट फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, जीपीपी इज इक्वल्स टू एनपीपी प्लस आर या एनपीपी इज इक्वल्स टू जीपीपी माइनस आर। ठीक है जी? हाँ जी, ऋचा मिश्रा, मैंने आपको पहले भी मना किया था कि मैं नहीं देखता हूं आपका कमेंट बेटा। आर क्या है? श्वसन, रेस्पिरेशन, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज। नेक्स्ट और क्या था? एनपीपी उपभोक्ताओं के उपभोग के लिए उपलब्ध जैव भार होता है। मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था सेब खाते हुए, मैंने आपसे पूछा था अगर मैं सेब खा रहा हूं तो मेरे अंदर क्या जा रही है? जीपीपी की एनपीपी? एनपीपी वही चीज, यानी कि ये एनपीपी जो है वो उपभोक्ताओं के द्वारा उपभोग की जाती है, यानी वो उपलब्ध होती है किसके लिए? एनपीपी किसके लिए? उपभोक्ताओं के द्वारा। हाँ जी, नेक्स्ट टाइम हो गया, आई नो। एक बार मेरे को खत्म करने दे, फिर उसके बाद एक सेकेंड। द्वितीय उत्पादकता मैंने आपको बता दी है और ये भी मैंने आपको बता दिया नेट समुदाय उत्पादकता, नेट कम्युनिटी प्रोडक्टिविटी मैंने आपको बता दी है। एक समुदाय के अंदर जितना भी कार्बनिक पदार्थ संग्रह किया जा रहा है, कब? उपभोक्ताओं के काम में आने के बाद। जो उपभोक्ता नहीं खाते हैं या जो बच जाता है,
एक समुदाय के अंदर, वो क्या कहलाती है? एनसीपी। यानी देखो, उत्पादकों के अंदर ये प्रोडक्ट बचा हुआ था, ये हमने पढ़ा। एक समुदाय के अंदर जितने भी उत्पादकों को खा लिया किसने? विषमपोषियों ने, उसके बावजूद जो प्रोडक्ट रह गया एक समुदाय के अंदर, वो क्या कहला रही थी? एनसीपी कहला रही थी। ठीक है जी, ये अभी नीचे वाला बिंदु रहने देना, अभी यहां तक की बात, ये अभी मैंने आपको बताया नहीं, कल बता दूंगा इस चीज को। और फिर हम स्टार्ट करेंगे क्या, एक ये और फिर कल स्टार्ट करेंगे हम अपघटन। किसकी बात करेंगे? यहां पर अपघटन की बात करेंगे। ये अपघटन कल टॉपिक पढ़ेंगे हमारा। हाँ जी, सर एंटीसेंस सेंस समझ में नहीं आता है हमको बेटा, ये डीएनए है। ठीक है, अब आप मुझे बताएं, इस डीएनए के अंदर ये जो रज्जू जो थी, इसका नाम था कोडिंग। इसी कोडिंग को हमने क्या बोला? कूट लेखन। इसको हमने बोला टेम्पलेट। मुझे बता मेरे भाई, दिमाग लगा, आप आरएनए किससे बनाते थे? जल्दी से मुझे बताओ नवीन। टेम्पलेट से आप क्या बनाते हो? आरएनए बनाते हो। हाँ जी। अगर आप कूट लेखन से आरएनए बनाओगे तो डबल स्टैंडर्ड आरएनए बनते हैं। हाँ जी। अब इन दोनों आरएनए में से कौन सा आरएनए है जो वास्तव में सूचना रखता है प्रोटीन बनाने की? दिमाग लगा जल्दी से। इनमें से कौन सा आरएनए जो सूचना रखता है प्रोटीन बनाने की? 1 के 2? सभी बच्चे आंसर देंगे फटाफट। वेल डन विशाल, बहुत ही बढ़िया। प्लांट बायोमास यूज्ड बाय कंज्यूमर, बिल्कुल सही है। आ तो गया था तेरे को समझ में, बिना फालतू में है सर समझ नहीं आया, बिल्कुल सही पकड़ा है। हाँ जी, इनमें से कौन सा आरएनए है जिसके पास सूचना है? राधे श्याम, सिया राम, बिल्कुल भोंदू राम हो तुम यार। है इनमें से कौन सा आरएनए? अरे आरएनए जो आगे चलकर प्रोटीन बनाता है वो टेम्पलेट से बनाया जाता है, कोडिंग से थोड़ी ना बनता है। तो इनमें से कौन सा सेंसिबल आरएनए है? सर ये वाला आरएनए जो है ये सेंसिबल आरएनए है, जिसको हम सेंस आरएनए बोलेंगे। और सभी जीवों के अंदर आरएनए जो होता है वो टेम्पलेट से बनता है। लेकिन हमने बात करी थी कि मान लो अगर मैं इस कोडिंग से भी आरएनए बना दूं जो नॉर्मली हमारे अंदर नहीं होता, तो ऐसा आरएनए क्या कहलाएगा? एंटीसेंस कहलाएगा या नॉनसेंस कहलाएगा। ठीक है नवीन, समझ में आ गया? ठीक है बेटा, क्लियर है यहां पर? तो एक सेंस है और एक एंटी सेंस है। ठीक है, किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं मांसाहारी, शाकाहारी होते हैं ना बांगड़ूलाल? कौन था रे? कैसे होते हैं शाकाहारी? बेटा एक ही मिनट बच्चा, जल्दी से बता। 247 हाँ जी। किसी जैव समुदाय में प्राथमिक उपभोक्ता के मांसाहारी, सर्वहारी, अपघटक, शाकाहारी। जरा सोच, प्राथमिक उपभोक्ता कौन थे? सर जो पादप से पोषण ले रहे थे। सर्वहारी का मतलब क्या होता है? जो मांस भी खाएं और सर पादप भी खाएं। तो क्या प्राथमिक उपभोक्ता कौन है? जो प्राथमिक उत्पादक से भोजन लेंगे। यानी कैसे होंगे सर? शाकाहारी होंगे। कैसी बातें कर रहा है विशाली, कैसे क्वेश्चन पूछ रहा है? हैं? महाकुंभ में आओगे नहीं बेटा, पढ़ाएगा कौन फिर? में कोई डिलीट नहीं हुआ बेटा, कोई डिलीट नहीं हुआ। चलो कल मिलते हैं और 2:30 बजे, कल 2:30 बजे मिलेंगे मेरे भाई। कल 2:30 बजे अपन मिलेंगे, ठीक है? 2:30 बजे मिलेंगे। 2:30 बजे। जैविक कारक नहीं करने बेटा, नहीं है कोर्स में।